अर्जुन की बात पर अभय बोला, नहीं भाई नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मैं इतनी जल्दी हलाल नहीं होना चाहता। ये सुनकर नैना उसकी ओर घूर कर देखने लगी। जब अभय की नजर नैना की नजर से मिली तो वो अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया, जहां पर अदिति उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी अर्जुन बोला, क्या हम शादी करके हलाल होने वाले हैं? अभय घबराते हुए बोला, नहीं भाई नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप कर लीजिए ना, और जब मेरा नंबर आ जाएगा ना तो मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है बेटा, आनंद जी बोले। अभय बोला, हाँ पर अभी टाइम है ना पापा। आनंद जी बोले, ठीक है, फिर जिस दिन संगीत की रस्म होगी उस दिन हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। नैना बेटी, तुम उस दिन अपने पापा मम्मी को लेकर आ जाना, ठीक है? नैना शर्माते हुए बोली, जी अंकल। आदित्य बोला, अरे अंकल बोलना छोड़ दो, अब वो तुम्हारे ससुर जी होने वाले हैं। आदित्य की बातों को सुनकर सब लोग हंसने लगे, पर आरव कहीं और ही गुम था। जब शालिनी जी की नजर आरव पर पड़ी तो उन्होंने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम किस सोच में खोए हुए हो? शालिनी जी की आवाज सुनकर आरव बोला, अब कुछ नहीं मां, दरअसल जब मुझे किसी भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था तो मैं आप लोगों को याद करता था और चाहता था कि आप सभी लोग मेरे उस सम्मान समारोह में सम्मिलित हो, और मुझे सम्मान मिलते हुए देख आपकी आंखों में जो खुशी होती उसे देखकर मुझे सुकून मिलता, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान होती वो मुझे मिलने वाले से भी ज्यादा खुशी होती। इससे पहले जब भी मुझे सम्मानित किया जाता था सिर्फ करण, कर्नल सर और ब्रिगेडियर सर ही होते, फिर मैं उस रात उन लोगों के साथ जश्न मनाता था। लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। पहले जब मैं अकेला होता तो कश्मीर की घाटियों की ओर मैं घूमने के लिए निकल पड़ता, जिसकी वजह से एक बार मैं मरते मरते बचा। मुझे सम्मान मिलते वक्त मेरी आंखों के सामने मुझे आप सभी लोगों का अक्स नजर आता, और मेरा एक ही सपना था कि मेरे सम्मान समारोह में मेरे परिवार वाले मेरे साथ हों और मुझे सम्मान मिलते हुए देखें। ये बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, अभय, आदित्य आरव को हक करते हुए बोले, अब से जब भी तुम्हें सम्मानित किया जाएगा हम सभी तुम्हारे साथ होंगे। ये सुनकर आरव की आंखें डबडबा गई। उन सभी ने उसे गले से लगा लिया। ये देख अतुल बोला, भाई अब सभी को रुलाओगे? हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, ना कि रोने के लिए। पता है कि एक इमोशनल मूवमेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि खाना खाना भूल जाए और खाना ठंडा हो जाए। देखो यहाँ पर कितने सारे डिशेस रखे हुए हैं। ये सुनकर सभी लोग अतुल की तरफ घूरते हुए बोले, तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है? अतुल ने सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई क्यों नहीं होगी, आखिर मैं खाते पीते खानदान का हूं। ये सब सुनकर सभी लोग हंसने लगे। आरव को आज वो खुशी मिल गई थी जो उसे इतने वक्त से चाहिए थी, अपने परिवार के सामने से खुद को सम्मानित होते हुए देखने की, और उसके बाद साथ मिलकर खाना खाने के साथ साथ हंसी खुशी मिलकर रहने की। खाना खाते खाते अधिराज जी बोले, सुनो बच्चों, कल तुम सभी शॉपिंग करने के लिए जाओगे। ये सुनकर आदित्य बोला, कल कुछ खास है क्या? अधिराज जी बोले, बेटा तुम भूल गए हो क्या कि अर्जुन और अदिति की शादी की तारीख सामने आ गई है? ये सुनकर आनंद जी भी बोले, सही बात है भाई, हम तो अभी बूढ़े हो गए हैं, तुम सब अभी जवान हो, इसलिए कल सभी शॉपिंग के लिए चले जाना। अर्जुन बोला, ठीक है पापा, लेकिन मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं कंपनी होकर आ जाऊंगा। आरव बोला, क्या भैया, आप अगले दिन चले जाइएगा। शालिनी जी बोली, कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं है, शंकर जी संभालेंगे, तुम कल शॉपिंग के लिए जाओगे। पर मां, अर्जुन बोला। शालिनी जी घूर कर बोली, कल जाओगे मतलब कल ही जाओगे, ठीक है ना? आरव बोला, अरे भाई अभी तो अपनी माँ की सुन लो, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तुम्हें अदिति की सुननी पड़ेगी, वरना वो नाराज हो जाएगी। अर्जुन चिढ़कर बोला, तो तुम्हें तो मनाना आता है, और अदिति की ओर देखने लगा जो शर्मिंदगी से सर नीचे झुकाकर हंस रही थी। आधी रात को आने की वजह से सभी लोग अभी तक सो रहे थे। तभी आनंद जी शालिनी जी से बोले, बच्चे उठे कि नहीं अभी तक, सो रहे हैं क्या? ये सुनकर शालिनी जी बोली, कल सभी आधी रात को आए थे इसलिए अब तक सो रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, गुड मॉर्निंग अंकल। आनंद जी बोले, अरे अदिति बेटा, आओ आओ आओ, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अदिति बोली, मैं अच्छी हूं अंकल। क्या बात है, बाकी सब कहाँ हैं? शालिनी जी बोली,
अभी तक सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तभी किचन से पूर्वी और अमृता जी आते हुए दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर अदिति बोली, गुड मॉर्निंग चाची। अमृता जी बोली, अरे अदिति बेटा गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अदिति बोली, मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? अमृता जी बोली, मैं बढ़िया हूँ। आज इतनी सुबह सुबह कुछ खास बात है क्या कि तुमसे रहा नहीं जा रहा? अदिति बोली, ऐसी बात नहीं है चाची, दरअसल आज हम सभी शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं, इसलिए आज मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह आपके घर पर आई हूँ। अमृता जी बोली, ओह हाँ, तुम तो आ गई, पर बाकी सब अब तक तो सो ही रहे हैं। पता नहीं कुंभकर्ण की आदत इन लोगों में कैसे आ गई। अदिति बोली, कोई बात नहीं चाची, मैं इंतजार कर लूंगी। तभी पीछे से सावित्री जी की आवाज आई, बेटा तब तक तुम ये पकोड़े खाओ, मैं उन सभी को बुला कर आती हूँ। तभी बाहर से आरव और करण आते हुए दिखाई पड़े। तब उन्हें देखकर आनंद जी बोले, बेटा तुम लोग कहाँ गए हुए थे? आरव बोला, बाहर टहलने गए थे। तभी उसकी नजर अदिति पर पड़ी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। अदिति भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग देवर जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आरव बोला, बस कुछ चोटी ही बाकी है, तो अभी मैं ठीक हूं। नैना ने आते हुए कहा, पर पूरी तरह से ठीक होने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। आरव पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, डॉक्टर नैना आइए। ओ सॉरी, गलती हो गई छोटी भाभी। ये सुनकर नैना झेप गई, फिर बोली, बताओ कैसी है तुम्हारी तबीयत? आरव बोला, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। वहीं सावित्री जी अर्जुन के कमरे में पहुंची और उसे उठाने लगी तो अर्जुन ने उनके हाथ को पकड़कर कहा, अरे अदिति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको। वो नींद में बड़बड़ाने लगा। ये देखकर सावित्री जी मुस्कुराने लगी। सावित्री जी को अर्जुन के कमरे में देखकर शालिनी जी बोली, क्या बात है? तभी सावित्री जी ने शालिनी जी को अपने पास बुलाकर कहा, अपनी बेटी की हरकतें देखो, मुझे अदिति समझ रहा है। शालिनी जी बोली, रुको मैं इसकी एक वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। जैसे ही अर्जुन सावित्री जी को किस करने के लिए आया था कि एक चपट उसके सिर पर पड़ी, जिसकी वजह से वो घबराकर उठ गया और अपनी आंखें खोलकर देखने लगा, जहां पर अदिति की जगह पर सावित्री जी उसके सामने बैठी हुई थी और बगल में शालिनी जी वीडियो बना रही थी। ये देखकर अर्जुन बोला, माँ, चाची, आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शालिनी जी बोली, अगर आज सुबह हम दोनों तुम्हारे कमरे में नहीं आते तो तुम्हारी हरकतों के बारे में हमें कैसे पता चलता? अर्जुन ना समझी में बोला, हरकतें? कैसी हरकतें? ये सुनकर सावित्री जी बोली, वही हरकतें जो अभी तुम कर रहे थे, जिसका सबूत तुम्हारी माँ के मोबाइल फोन में है। ये सुनकर अर्जुन शालिनी जी से बोला, माँ, आप अभी के अभी मेरा वीडियो डिलीट कर दो। शालिनी जी बोली, अगर तुमने 2 मिनट पहले बोल दिया होता ना बेटा, तो मैं कुछ कर सकती थी। तुम्हारी होने वाली बीवी के मोबाइल फोन में चला गया है। इधर मोबाइल की आवाज सुनकर अदिति ने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो शालिनी जी ने उसे एक वीडियो भेजा था, तो वो गौर से देखने लगी। जब उसने पूरी वीडियो देखी तो गुस्सा हो गई। वहीं जब आनंद जी ने उसकी तरफ देखा तो वो भी उसकी तरफ देखने से अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने अदिति के पीछे जाकर उसके फोन में देखा। पर जब उनकी नजर फोन पर गई तो वो भी शॉक्ड होकर देखने लगे और बोले, ये नालायक क्या कर रहा है? ये सुनकर अदिति पीछे मुड़कर देखने लगी, जहां पर उसके होने वाले ससुर जी उसके मोबाइल की ओर देखे जा रहे थे। आनंद जी आगे बोले, अब बेटा, इसकी हरकतें अभी से इतनी अजीब हो गई है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। अमृता जी बोली, आप उसकी चिंता मत करिए जेठ जी, अदिति है ना उसे संभालने के लिए। ये सुनकर अदिति छिप गई। कुछ ही देर बाद सभी लोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद शॉपिंग मॉल पहुंच गए। अदिति अर्जुन को घूरे जा रही थी। ये देखकर अर्जुन बोला, क्या बात है, आज तुम्हारी नजर मुझ पर से हट ही नहीं रही है? अदिति बोली, अगर आज मैं सुबह तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मुझे पता कैसे चलता? हरकतें? कैसी हरकतें? पीछे से आदित्य की आवाज आई। अदिति बोली, तुम्हारे बड़े भाई से पूछ लो। ये कहकर अदिति वहां से चली गई तो आदित्य उससे बोला, भैया आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भाभी नाराज हो गई? अर्जुन बोला, अरे तुम अपना मुंह बंद करो। ये कहकर अर्जुन अदिति के पीछे दौड़ पड़ा। चलो भाई, आज हम शॉपिंग करेंगे। अतुल ने सही कहा तुमने भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वैसे भी कौन सी देर हो जाएगी, सभी लवर्स अपने अपने पार्टनर के साथ है और जो सिंगल है वो हमारी तरह घूम रहे हैं। नैना एक सैंडल की शॉप पर जाकर अभय से बोली, पिछली बार तुमने मुझे जो सैंडल गिफ्ट किया था
वो सैंडल टूट गया है, तो प्लीज मुझे कोई और दूसरा दिला दो। ये सुनकर अभय बोला, बस इतनी सी बात, मैं दिला देता हूँ। इधर अदिति अर्जुन को परेशान कर रही थी, तो अर्जुन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये सुनकर अदिति बोली, तुम्हें सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। अर्जुन बोला, लेकिन हमारी शादी तो होने वाली है। अदिति बोली, तो क्या हुआ अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो? और तभी मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। तभी अचानक वहां पर गोलियां चलने लगी और चारों तरफ हड़कंप मच गई। ये देखकर अर्जुन अदिति को लेकर साइड में चला गया। तभी एक आवाज आई, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। ये सुनकर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी उस शख्स ने कहा, सभी यहां पर बैठ जाओ, अगर किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो सभी मार दिए जाओगे। अर्जुन अपने साथ बॉडीगार्ड को लेकर नहीं आया था, क्योंकि वो सभी कुछ पल अकेले बिताना चाहते थे। वहीं ये खबर फैलते देर नहीं लगी, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे मशहूर मॉल था, जहां पर अमीर से अमीर लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे। लेकिन आज अचानक वहां पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये खबर सुनकर सभी लोग घबरा गए। जब कपूर विला और सिंह ओबरॉय खानदान में ये बात पता चली तो सब लोग डर गए। तभी शालिनी जी ने कहा, अचानक ये क्या हो गया? हमारे सभी बच्चे वहीं पर मौजूद हैं। फटाफट न्यूज चैनल ऑन करो। न्यूज चैनल ऑन करते ही न्यूज चलाने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, आज दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि मॉल के अंदर कई बड़े बड़े परिवार के लोग मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कम से कम 7 या 8 आतंकवादियों ने मॉल पर कब्जा कर लिया है। वहीं मॉल के बाहर बड़े बड़े ऑफिसर, साथ ही साथ कई बड़े बड़े अधिकारी जमा हो गए थे। कई लोग रो रहे थे कि उनके बच्चे मॉल के अंदर हैं और वो लोग अंदर जाना चाहते हैं। तभी अंदर से एक आतंकवादी ने कहा, हमें यहूदी खान की रिहाई चाहिए। अगर उन्हें रिहाई नहीं मिली तो हम हर 1 घंटे में एक की लाश आप लोगों को भेजते रहेंगे। अब क्या होगा आगे, और क्या सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी? क्या वो यहूदी खान को रिहा कर दिया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। आतंकवादियों ने एक फरमाइश रखी कि एक रिपोर्टर वहां की लाइव कवरेज दिखाए, ताकि पता चले कि आतंकवादियों की पावर क्या होती है। लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर कुछ समय के बाद एक रिपोर्टर हिम्मत करते हुए अंदर गया और वहां की लाइव न्यूज दिखाने लगा, जहां पर सभी लोगों के बीच कपूर खानदान और सिंह ओबरॉय खानदान के बच्चे बैठे हुए थे। जब उनके माता पिता ने उन सभी को वहां पर बैठे हुए देखा तो वो लोग रोने लगे। तभी किसी ने कहा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? वहां के आईएएस ऑफिसर सागर देशवाल ने आतंकवादियों को वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने इन लोगों को कुछ भी किया तो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ ही समय बाद आर्मी की 5 पलटन वहां पर आई और कई सारे सैनिक वहां पर तैनात होकर लोगों को वहां से दूर हटाने लगे। इधर सावित्री जी बोली, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमारा एक और बेटा है जो इन आतंकवादियों को आराम से खत्म कर सकता है। ये सुनकर पूर्वी जी बोली, लेकिन आरव इस समय पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो इन सबसे नहीं लड़ सकता। सावित्री जी बोली, वो हमारा शेर बेटा है और अगर कोई भी हमारे बच्चों को हाथ लगाने की भी कोशिश करेगा तो उन्हें आरव जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर मॉल में आतंकवादियों ने माइक में कहा, अगर तुम लोगों की सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो तुम सभी इन मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार होगे। सागर देशवाल ने कहा, तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे, हम यहूदी खान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी बोला, हमें कोशिश की नहीं, परिणाम की जरूरत है। अगर वो 1 घंटे के अंदर में यहाँ पर मौजूद नहीं हुए तो हम इन लोगों को मारना शुरू कर देंगे। आरव ने टॉयलेट से बाहर आते हुए कहा, अरे भाई, सबके सब कहाँ चले गए? करण बोला, पता नहीं यार, अभी इतना हल्ला मचा यहीं पर घूम रहे थे, फिर एकदम से इतना सन्नाटा कैसे हो गया? तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ आतंकवादियों ने मॉल पर कब्जा कर लिया है और उसके आगे ही उसके भाई बहनों को बंदी बनाकर बैठाया गया है। साथ ही मॉल में घूमने आए सभी लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था। ये देखकर आरव का खून खौलने लगा और उसने कहा, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन लोगों ने मेरे भाइयों को हाथ लगाने की हिम्मत की। तभी करण ने उससे कहा, अब क्या करेंगे हम लोग? आरव बोला, हमें कुछ ना कुछ करके इन मासूम लोगों को बचाना ही होगा। हम किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकते, पर पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कितने आतंकवादी हैं जो इस मॉल पर कब्जा किए हैं। तभी नीचे से गोली चलने की आवाज आई और उसने कहा, अगर किसी ने भागने या चालाकी दिखाने की कोशिश की
तो उसका अंजाम ऐसा होगा। ये कहकर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चला दी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हो गई। ये देख सब लोग शांत होकर वहीं पर बैठ गए। तभी एक आतंकवादी, जो शायद उनका कप्तान था, उसने उन सभी से कहा, हमें तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें हमारा भाई चाहिए। अगर उन लोगों ने हमारे भाई को रिहा कर दिया तो तुम में से कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर उन लोगों ने थोड़ी सी भी देर की तो हर घंटे किसी को यमराज के पास जाना होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी एक छोटी सी बच्ची बोली, माँ, क्या हम लोग मर जाएंगे? हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? उसकी माँ बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। ये कहकर उसने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। ये सब देखकर आरव ने कहा, हमें कुछ भी करके इन्हें पकड़ना होगा, वरना इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये लोग किसी को जिंदा छोड़ने वाले हैं। करण बोला, तो हमें क्या करना होगा? आरव बोला, मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये कहकर आरव करण को प्लान बताने लगा। वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप दिखाया। तभी एक आतंकवादी चेक करने के लिए उनकी तरफ से आ रहा था, तो आरव ने पीछे से उसके कंधे पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और अंदर ले गया। फिर उसने करण से कहा, तुम इसके कपड़े पहन लो और दूसरी तरफ जाकर पता करो और कितने आतंकवादी नीचे हैं, तब तक मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। करण गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है। ये कहकर वो आतंकवादी के ड्रेस को पहनकर वहां से नीचे की ओर चला गया। तभी उसने देखा कि इस वक्त मॉल में 9 आतंकवादी मौजूद हैं। वहीं करण इस तरह दिखाने लगा कि वो उन्हीं लोगों का एक साथी है और वो राउंड अप पर निकल गया जहां पर आरव छुपा हुआ था। वो वहां जाकर बोला, भाई, यहाँ कुल 9 आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें से एक को तुमने ठिकाने लगा दिया, तो बाकी बचे 8। आरव बोला, ठीक है, तुम मुझे सभी की लोकेशन बताओ। करण बोला, 3 आतंकवादी नीचे, 4 राउंड अप पर और एक सिक्योरिटी केबिन के कैमरे में है। आरव बोला, ठीक है, सबसे पहले मैं उस सिक्योरिटी को देखता हूँ, ताकि अगर हम नीचे पहुंचे तो हमें कोई देख ना सके। ठीक है, करण बोला। आरव बोला, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो नीचे की ओर चला गया। आरव ने सिक्योरिटी केबिन के पास जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो शांत भाव से आगे बढ़ने लगा। उसने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, पाकिस्तान में क्या कंप्यूटर नहीं है जो तुम यहाँ पर कंप्यूटर चला रहे हो? ये आवाज सुनकर जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा, आरव ने उसके मुंह पर कसकर एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो गया। फिर उसने मॉनिटर पर देखा कि एक आतंकवादी मॉल के नीचे हिस्से पर बम लगा रहा था। ये देखकर आरव तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगा। फिर उस आतंकवादी ने अपने वॉकी टॉकी में कहा, कप्तान, हमने बम लगा दिया है, तो अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा तो हम इसे उड़ा देंगे, ठीक है? ये कहकर वो जैसे ही वॉकी टॉकी बंद करके पीछे मुड़ा, आरव ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर वो डर गया। जैसे ही उसने अपनी बंदूक सामने की, आरव ने एक मुक्का उसके चेहरे पर दिया, जिससे वो वहीं पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही वो अपना वॉकी टॉकी पकड़ने वाला था, आरव ने उसके हाथ पर अपने पांव रखकर कहा, तुम्हें लोगों की जान लेने का बड़ा शौक है ना? मुझे भी तुम जैसे लोगों की जान लेने का बहुत शौक है। ये कहकर उसने उसके गर्दन पर पांव रख दिए, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो थोड़ी देर में ही तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। उसके मरते ही आरव उसके कपड़े पहनकर वहां से निकल गया। आरव ने राउंड अप लगाने वाले सभी आतंकवादियों को मार गिराया और बाकी रह गए 3 लोग। फिर कप्तान और उसके 2 साथी को आरव ने मौत की नींद सुला दी। वहीं करण उसी भीड़ के अंदर में घूम रहा था। जब उसकी नजर अतुल पर पड़ी तो उसके मुंह पर मुस्कान आ गई और वो उससे फिरकी लेने के लिए उसके पास चला गया। जैसे ही अतुल ने उसके सामने एक आतंकवादी को देखा, वो कांपने लगा। करण ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, तुमने हाथ में क्या पकड़ा है? ये सुनकर अतुल उसे पीछे करने लगा तो करण ने उसे बंदूक दिखाकर कहा, उसे सामने करो। अतुल बोला, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। ये सुनकर करण बोला, अगर तुमने उसे सामने नहीं किया तो मारे जाओगे। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में उठने वाला था कि अभय उसे पकड़कर बोला, रुक जा भाई, रुक जा। उसने अतुल की तरफ देखकर कहा, जो वो मांग रहा है उसे दे दो। अतुल बोला, मैं ये नहीं दूंगा, ये मेरा है। अर्जुन बोला, चुपचाप उसे दे दो, तुम्हें वो प्यारा है या अपनी जान? ये सुनकर अतुल बोला, मैं तो खाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी जान भी जरूरी है। ये कहकर उसने हाथ पर पकड़ी चिप्स का पैकेट करण को देते हुए कहा, ये लो। करण बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर सभी लोग डर कर बैठे हुए हैं और तुम यहाँ मजे से चिप्स खा रहे हो। अतुल घबराते हुए बोला, मुझे डर नहीं लगता, मेरा एक भाई आर्मी में है,
और अगर उसे पता चला ना तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बगल में खड़े एक आतंकवादी ने हंसते हुए कहा, इस वक्त तुम्हारी जान की फिक्र कौन करेगा। ये सुनकर अतुल शांत हो गया। करण मन में बोला, तुम चिंता मत करो छोटे, तुम्हारा भाई आ ही रहा होगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अबे भुक्कड़, अगर तुमने उसे चिप्स नहीं दिया होता तो वो तुम्हें जान से मार देता। तो क्या हुआ, मैंने उसे इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर खरीदी थी और वो उसे बिना लाइन में खड़े बिना मेहनत किए मुझसे छीन कर ले गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। अबे अब अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से बैठ। कप्तान आगे बोला, तुम सब लोगों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने हमारी बातें मान ली है, तुम लोगों को कुछ ही देर में छोड़ा जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। करण इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। आरव को देखकर उसने इशारे में कहा, तुमने काम पूरा किया या नहीं। आरव थम्स अप दिखाते हुए बोला, सब ठिकाने लग गए, अब इन तीनों की बारी है। करण ने इशारा करते हुए ओके कहा। करण अतुल को चिढ़ाते हुए चिप्स खाने लगा। उसने मास्क पहन लिया था पर उसका मुंह खुला था, जिस वजह से करण मजे से चिप्स खा रहा था। वहीं अतुल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये उन लोगों का एक प्लान था। फ्लैशबैक। आरव करण से बोला, जब मैं सभी लोगों को मारकर तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा तो तुम अतुल के पास जाकर उसका चिप्स छीन लेना और उसे चिढ़ा कर खाना, जिससे उन लोगों की नजरें हटे तो मैं उन लोगों को ठिकाने लगा सकता हूं। करण बोला, भाई ऐसा हुआ तो वो मुझे मार देगा। आरव बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, बाद में मैं सब संभाल लूंगा। करण बोला, ठीक है। फिर प्रेजेंट टाइम। जब उन दोनों आतंकवादियों का ध्यान भटका तो आरव ने तुरंत एक के गाल के नीचे चाकू लगा दिया और उसे धीरे से फर्श में दिखाने लगा। जब लोगों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है तो वो लोग शांत हो गए। जो लोग लाइव देख रहे थे वो लोग भी दंग रह गए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। पर जैसे ही आरव ने उसे नीचे रखा, दूसरे की तरफ लपक पड़ा और उसने अपना सर घुमाया तो आरव ने चाकू उसके गले के आर पार कर दिया। जब बाहर खड़े लोगों ने ये नजारे देखे तो वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और कौन है ये दोनों जो इन आतंकवादियों को मार रहे हैं। आरव ने करण की ओर इशारा किया तो करण इशारा समझकर वहां से दूसरी तरफ भाग कर चला गया। आरव वहां से भाग गया और दोनों छुपकर देखने लगे। जैसे कप्तान वहां पर पहुंचा, उसने देखा कि उनके साथी मरे पड़े हुए हैं। तभी आरव और करण दौड़ते हुए कप्तान की ओर आए। ये देख कप्तान ने उनसे पूछा, ये किसने किया? लेकिन आरव और करण दिखावा करने लगे तो कप्तान ने अपनी बंदूक निकालकर एक लड़के के कनपटी के ऊपर लगाकर कहा, कौन है वो? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम अभी के अभी मारे जाओगे। तभी एक गोली कप्तान के बाएं कंधे पर लगी और वो पीछे की तरफ गिर गया और अपने दोनों साथियों को हैरान होकर देखने लगा। उसने कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? आरव और करण एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और उन दोनों ने अपना नकाब उतार दिया। जब वो दोनों अपना नकाब उतार रहे थे, पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया, कप्तान डर से कपकपाते हुए बोला, मेजर आरव सिंह ओबरॉय। तभी रिपोर्टर ने कहा, अरे भाई, यहाँ पर कैप्टन करण राय जी मौजूद हैं। उन दोनों को देखकर कप्तान भागने लगा। तभी ये गोली उसके एक पांव पर लगी और वो वहीं पर गिर गया। जब अर्जुन और उसके भाइयों और बहनों ने जब देखा कि ये दोनों आतंकवादियों के भेष में कोई और नहीं बल्कि उनके भाई आरव और करण हैं, तो ये देखकर वो सब आकर उसके गले लग गए। आदित्य ने आरव से पूछा, भाई तुम ठीक हो ना? आरव बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या करेगा आरव कप्तान के साथ? और क्या आतंकवादी ये सब देखकर चुप रहेंगे या वो फिर से कोई खेल खेलेंगे? और क्या आरव उनके मंसूबों को नाकामयाब कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जब शालिनी जी ने आरव को देखा जो अपने भाइयों के लिए उन आतंकवादियों से भी लड़ गया, जबकि उसकी हालत अभी तक सुधरी नहीं थी, ये देख सावित्री जी बोली, मैंने कहा था ना कि आरव अपने भाइयों और बहनों को कुछ होने नहीं देगा। शालिनी जी बोली, तुमने एक सही कहा सावित्री, अगर कोई उनके भाइयों पर उंगली उठाना भी चाहेगा तो इस हादसे के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आरव कप्तान के पास जाकर बोला, तुम्हें यहूदी खान चाहिए ना? वो मास्टरमाइंड जो लोगों को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझता है। कश्मीर में उसने कई परिवारों को जाड़ा, कईयों की जिंदगियां बर्बाद की। उसकी वजह से हमने कई सारे आर्मी ऑफिसर्स खोए और तुम चाहते हो कि हम उसे छोड़ दें? अगर उसे जिंदा रहना है तो उसके लिए सलाखें ही काफी है।
लेकिन अगर उसने बाहर कदम रखा तो शायद ही तुम कभी उसे देख पाओगे। आर्मी और पुलिस वालों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया था और वो बोले, अगर तुम्हारे साथी छुपे हुए हैं तो उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोल दो, वरना सब के सब मारे जाओगे। ये सुनकर आरव बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं ऑफिसर। किसी की जानी पहचानी आवाज सुनकर वो ऑफिसर जैसे पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत दौड़कर उसके पास जाकर उसे सल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद सर। ये सुनकर बाकी आर्मी ऑफिसर ने उन्हें भी सल्यूट किया। ये देखकर कमिश्नर आरव के पास आकर बोले, अगर आप जैसे जवान हमारे देश के सेवा में हैं तो हम देशवासी चैन से सो सकते हैं। अभी आप ठीक तरीके से रिकवर नहीं किए हैं, फिर भी आपने इन आतंकवादियों को इनके मंसूबों को कामयाब होने से रोका है। आज हमारा डिपार्टमेंट आपको सल्यूट करता है। ये कहकर उन सभी पुलिस वालों ने भी आरव को सल्यूट किया और बाकी सभी ताली बजाने लगे। तभी ऑफिसर ने पूछा, पर इसके बाकी के साथी कहां पर है? आरव बोला, यहां पर 9 आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, जिसमें से एक आपके सामने है, 2 यहां पर पड़े हुए हैं, एक पार्किंग एरिया में है, एक सिक्योरिटी केबिन के अंदर है और एक फर्स्ट फ्लोर पर है और बाकी के 2 बचे पीछे हैं। ऑफिसर ने कहा, वाह सर, आपने तो सभी को अच्छा सबक सिखाया है। आखिर इन लोगों को पता भी तो चले कि इंडियन आर्मी में अगर कोई दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है तो उनका अंजाम क्या होता है। कप्तान हंसते हुए बोला, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा बैकअप प्लान रेडी रहता है। ये कहकर उसने अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, ठीक 2 मिनट बाद यहां पर एक ब्लास्ट होगा और यहां पर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे तो आरव उन्हें रोकते हुए बोला, अरे भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर आरव ने एक थैला निकाला जिसमें आरडीएक्स से भरा बम बनाया हुआ था, जिसे डिफ्यूज किया गया था। ये देखकर कप्तान बोला, तुमने हमारे मंसूबों को खत्म कर दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आरव हंसते हुए बोला, पता है, जब मैं ड्यूटी पर रहता हूं और अगर कोई आतंकवादी मेरे सामने दिखाई देता है तो मैं उन पर रहम नहीं दिखाता हूं। मैंने अब तक 600 से भी ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा किया है और आज 8 आतंकवादियों का। मुझे तो गिनती ही मालूम नहीं है कि मैंने कितने आतंकवादियों का खात्मा किया है। कप्तान बोला, हमारे साथियों को जब ये खबर मिलेगी तो वो लोग हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आरव बोला, तुम्हारे सबसे बड़े आका का नाम मुझे मालूम है, उसका नाम है बिलाल अहमद अख्तर। ये सुनकर कप्तान बोला, आज तक वो किसी के सामने नहीं आए, फिर तुम उन्हें कैसे जानते हो? ये सुनकर आरव बोला, हमने मिशन पाकिस्तान को अंजाम दिया था जिसमें मैंने बिलाल अहमद अख्तर को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया है और तुम ये सोचते हो कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन उसे मरे हुए 2 साल हो गए हैं। ये सुनकर कप्तान बोला, काफिर, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यहूदी खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, ब्रिगेडियर सर की वजह से वो अभी तक जिंदा है, नहीं तो मिशन कश्मीर में ही उसे मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन हमें कुछ जानकारियों की जरूरत थी, इसलिए हमने उसे जिंदा छोड़ दिया। और तुम्हें क्या लगता है, हमने उसे अभी तक यूं ही जिंदा रखा है? लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी मौत जल्द ही आएगी। ले जाओ इसे। ये कहकर आरव अपने भाई और बहनों के पास चला गया तो आदित्य बोला, भाई, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। आरव बोला, अरे भाई, ये मेरा खून नहीं है, उन सभी का खून है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले यमलोक पहुंचाया है। ये सुनकर आरव अपने हाथ को देखने लगा। तभी कुछ रिपोर्टर्स आरव की ओर दौड़ते हुए आए और बोले, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सर जरा बताइए कि आपने सब कैसे किया और आपको पता था कि यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है? प्लीज सर, हमें जवाब दीजिए, हमें जानना है कि आपने सब कैसे किया। आरव बोला, देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, जब कभी भी ऐसी मुसीबत आन पड़े तो आप लोग पीछे मत हटिए और डटकर उनका सामना करिए। यहाँ पर आज 9 आतंकवादियों ने इस मॉल को कब्जा करके कई लोगों को बंधक बना लिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो अभी इतनी परेशानी खड़ी नहीं होती। हर कोई आर्मी और पुलिस में भर्ती होना चाहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो लोग बाहर हो जाते हैं, पर उन्हें शौक मनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपना काम बिना वर्दी के भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम गलत है तो आप उन्हें आवाज उठाकर बंद करवा सकते हैं, और ये सभी कर सकते हैं, पर सभी सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाहर से अंदर की तरफ कुछ मदद भेज सकते तो अभी उन कुछ लोगों की मौत नहीं होती। तभी एक आदमी बोला, लेकिन सर,
आम आदमी कर ही क्या सकता है? ना ही उनके पास हथियार होते हैं और ना ही उन्हें सुनने के लिए कोई होता है। आरव बोला, ऐसे लोगों का एक ही इलाज है और वो आप सभी को पता है। सोशल मीडिया आजकल इतनी तरक्की कर चुका है कि छोटे से छोटा आदमी बड़ा बन सकता है और बड़े से बड़ा आदमी छोटा हो सकता है। दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। एक मीडिया वाले ने कहा, वैसे सर आप है कौन? आपको इस शहर में पहले कभी नहीं देखा गया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, मेरा काम इस शहर में नहीं है। मैं बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करता हूं। अपनी जान की बाजी लगाकर भारत मां की रक्षा करता हूं। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। कुछ कारणों की वजह से मैं फिलहाल अभी छुट्टी पर हूं। एक मीडिया वाले ने कहा, सर आप छुट्टी पर रहकर भी एक बहुत बड़ा हादसा होने से आपने बचा लिया है। हमें इंडियन आर्मी पर गर्व है कि आप जैसे जवान हमारी देश की सेवा में हैं। आप छुट्टी पर होकर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, सैनिक छुट्टी कभी नहीं मनाते, चाहे वो घर पर हो या बॉर्डर पर। सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी एक मीडिया वाला बोला, सर एक और सवाल। सर आपको मौत से डर नहीं लगता? आरव बोला, वो इंसान जो मौत को खिलवाड़ समझता है उसे मौत से डर नहीं लगता। आप सभी को डरना नहीं चाहिए और अगर आपके मन में भय है तो आप उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच सकते। तभी एक मीडिया वाला बोला, वैसे सर आपका नाम क्या है? आरव ने कहा, मेजर जनरल आरव सिंह ओबरॉय। यह सुनकर वहां पर खड़े सभी लोगों ने उसे सल्यूट किया। तभी एक शख्स ने कहा, अगर आप जैसे ऑफिसर हमारे भारत देश के रक्षक हैं तो इस भारत देश में कोई भी दुष्कर्म करने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। आरव ने कहा, हमें नाज है कि हम इस भारत देश के रक्षक बने हैं। जय हिंद। ये कहकर आरव जैसे ही वहां से अपने भाइयों और बहनों के साथ और आने का इशारा किया, इन दोनों के आगे आते ही वो दौड़कर उन्हें गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। हमें तो लगा था कि हम अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुनकर आरव उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोला, क्या मां आप भी, हम आपके बच्चे हैं। मानता हूं कि अर्जुन भैया आपके होने वाले दामाद हैं, तो क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चे अपनी मां पर एहसान करते हैं? आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया। ये सुनकर प्रेमिका जी बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। आदित्य बोला, वाह क्या प्यार है, लेकिन हम भी इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग दौड़कर उन्हें गले लगा लिए। प्रेमिका जी बोली, चलो बेटा अंदर चलो, चलकर बातें करते हैं। ये सुनकर अर्जुन बोला, माफ कीजिएगा माँ, लेकिन हम अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर अधिराज जी बोले, क्यों बेटा, क्या बात है? अर्जुन बोला, दरअसल अंकल जी। अधिराज जी बोले, अरे वाह बेटा, पूर्णिमा जी को माँ और मुझे अंकल, ये कैसा भेदभाव हुआ? अर्जुन बोला, सॉरी पापा। अधिराज जी बोले, हाँ ये हुई ना बात, अब बोलो क्यों नहीं अंदर आ सकते? अर्जुन बोला, हमारे खानदान के रिवाज के अनुसार जब शादी का समय 10 दिन पहुंच जाता है तो हम दुल्हन के घर पर कदम नहीं रखते और वहां का पानी तक नहीं पीते, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। यह सुनकर अधिराज जी हंसते हुए बोले, मॉडर्न जमाने में भी रहते हुए तुम इन सभी बातों पर विश्वास करते हो? अर्जुन बोला, पापा अगर मैंने विश्वास नहीं किया तो शायद ही मेरी शादी अदिति के साथ हो पाए। ये सुनकर अधिराज जी बोले, चलो बेटा तुम घर जाओ, हम अंदर चलते हैं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे, सभी को बाय कहा और घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन लोगों ने सिंह ओबरॉय मेंशन में कदम रखा, सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शालिनी जी, सावित्री जी, नम्रता जी, पूर्वी जी, सभी लोग दौड़कर अपने अपने बच्चों के पास चले गए और उन्हें गले लगाकर रोने लगे। तभी शालिनी जी बोली, मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुम लोगों को जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए भेजा था। अब तुम लोगों को शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आरव बोला, ये गलत है मां, अगर आज मैं वहां मौजूद नहीं होता तो शायद कई लोग घर नहीं जा पाते, कई लोग किसी की राह देखते रह जाते। हमें लगता है कि हम मुसीबतों से भागते हैं, लेकिन मुसीबतें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए हमें मुसीबतों से डरना नहीं बल्कि डटकर उनका सामना करना है। शालिनी जी बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में डालकर ये कहूं कि जाओ बेटा जाओ, मुसीबतों का सामना करो? आरव बोला, मेरा मतलब ये नहीं है मां, तो बस मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं असली देशभक्त। आरव अचानक से रुक क्यों गया? और कौन था वो जिसने आरव को कॉल किया था
और वो किस काम के बारे में बात कर रहा था, और क्या आरव उस अनजान शख्स के इनविटेशन पर डिनर के लिए जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एपिसोड 24। शालिनी जी उसे डांटते हुए बोली, तुम आर्मी का ज्ञान देना बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। तो सभी अंदर की ओर चले गए। अतुल बोला, माँ फटाफट जाकर डिनर रेडी करवाइए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। भैया ने वहां पर कुछ खाने को ही नहीं दिया। अमृता जी बोली, ठीक है बेटा, तुम कपड़े बदल कर आओ, तब तक मैं तुम सबके लिए डिनर लगवाती हूँ। कुछ ही देर बाद सभी लोग डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे। अतुल की नजर करण पर टिकी हुई थी। वहीं जब करण को लगा कि कोई उसकी तरफ घूर कर देख रहा है, तो उसने देखा कि अतुल ही उसे घूर कर देख रहा है। ये देखकर करण ने इशारों में उससे पूछा, क्या हुआ? तो अतुल अपना मुक्का दिखाते हुए बोला, तुम तो रुको, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये देखकर करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नम्रता जी बोली, बेटा अतुल, तुम करण को ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या किया है उसने? आदित्य बोला, अरे कुछ नहीं आंटी जी, करण भैया ने अतुल के सामने ही उसके सारे चिप्स खा लिए, जिसकी वजह से वो करण भैया को घूर कर देख रहा है। करण बोला, सॉरी, लेकिन उस आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं था, इसलिए मुझे तरीका अपनाना पड़ा। अतुल बोला, तो क्या मैं ही मिला था आपको? करण बोला, ये बात तुम्हें तुम्हारे आरव भैया से पूछनी चाहिए, ये उसी का प्लान था। अतुल अब आरव को घूरने लगा। ये देखकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मुझे किसी और पर भरोसा नहीं था कि तुमसे बढ़िया कोई उन आतंकवादियों का ध्यान भटका सकता है, इसलिए मैंने करण को तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और उसने भी कुछ ऐसा ही किया, उसके सारे चिप्स खा लिए। ये बोलकर वो हंसने लगा। इस पर अतुल बोला, आदित्य भैया, मेरे सारे चिप्स चले गए और आपको हंसी आ रही है? मैंने आधे घंटे उस लाइन में खड़े होकर चिप्स लिए थे और करण भैया ने 2 मिनट भी नहीं लगाए उन्हें खत्म करने के लिए। उनके झगड़े को देखकर दादाजी बोले, अरे यार, अब तुम लोग एक चिप्स के पैकेट के लिए लड़ रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अतुल बोला, शर्म तो इन्हें करना चाहिए था दादाजी, जिनकी वजह से मेरी सारी चिप्स चली गई। आरव बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो। अतुल बोला, फिक्र ना करूं? मुझे उन चिप्स की याद आ रही है कि कैसे मैंने उन्हें अपने हाथों से किसी को दान कर दिया। अतुल की इमोशनल बातें सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आरव ने कहा, ठीक है, तुम्हें चिप्स खाना है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। अगर तुम शांति से खाना खा लेते हो तो वो गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर अतुल खुश हो गया और चुपचाप खाने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जो अभी एक चीज के लिए लड़ रहा था, वो गिफ्ट का नाम सुनकर चुप हो गया। तभी आरव के मोबाइल पर एक मैसेज की टोन बज उठी। उसने अपना मोबाइल चेक किया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर साहिल बोला, अब क्या बात है भैया, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आरव बोला, एक खुशी की बात है। राहुल बोला, आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या? ये सुनकर आरव खांसने लगा और बोला, अरे पागल हो गया है क्या? मुझे डिनर का इनविटेशन आया है, मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को। ये सुनकर अतुल बोला, डिनर इनविटेशन? आरव ने पूछा, और गैस करो, हमें डिनर के लिए किसने बुलाया होगा? आनंद जी बोले, अब तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो कोई बड़ा ऑफिसर ही होगा जिसने हमें डिनर पर बुलाया होगा। ये सुनकर आरव बोला, वो कोई ऑफिसर नहीं है पापा। आनंद जी फिर बोले, ऑफिसर नहीं है तो कौन है? ये कहकर उसकी नजरें सबकी तरफ दौड़ पड़ी जो उसे ही मुंह खोल देख रहे थे। अतुल बोला, अरे भाई, अब सस्पेंस मत बनाइए, बता भी दीजिए कौन है वो। आरव बोला, वो है मिस्टर प्रेसिडेंट। अतुल बोला, कौन प्रेसिडेंट? किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है क्या? आरव बोला, अरे ये कोई कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं है। आनंद जी बोले, तो फिर कौन है? आरव बोला, इंडिया के प्रेसिडेंट। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक्ड होकर आरव की ओर देखने लगे। तो अतुल बोला, क्या हमें मिस्टर प्रेसिडेंट ने डिनर के लिए बुलाया है? आरव बोला, हाँ, और हमें कल जाना है, आज नहीं, तो अभी चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। अतुल बोला, पर मेरा गिफ्ट? आरव बोला, मेरे कमरे में आकर ले जाना। अतुल खुश होकर बोला, ठीक है भैया। पर सबके मन में ये सवाल चल रहा था कि अचानक प्रेसिडेंट ने उन्हें डिनर पर क्यों बुलाया है। डिनर करने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आनंद जी बोले, अगर तुम लोगों का कोई दोस्त है जिसे तुमने शादी में इनवाइट ना किया हो तो कर सकते हो,
कुछ इनविटेशन कार्ड बाकी हैं। बेटा आरव, तुम्हारे दोस्तों को भी बुला सकते हो। ठीक है, मैं भी अपने दोस्तों को अर्जुन भैया की शादी में जरूर बुलाऊंगा। आरव मुस्कुराते हुए बोला। आनंद जी बोले, करण तुम भी अपने परिवार वालों को बुला लो बेटा। करण बोला, मेरे पापा आदर्शवादी व्यक्ति हैं, अगर मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो लोग कभी नहीं आएंगे। शालिनी जी बोली, ठीक है, अपने घर में फोन करो, मैं उनसे बात करूंगी। करण बोला, लेकिन। आनंद जी बोले, लेकिन छोड़ो और फोन लगाओ अपने पापा को। करण बोला, ठीक है अंकल। ये कहकर करण ने फोन लगाया। उत्तर प्रदेश के गांव के 2 मंजिला मकान में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रुद्र प्रताप राय अपने बड़े भाई से बातें कर रहे थे। उसी समय उनका मोबाइल बजने लगा। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा करण उन्हें फोन कर रहा है, ये देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने भाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर बड़े भाई ने कहा, क्या बात है भैया, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? करण का कॉल आया है। रुद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उन्होंने कहा, तो उससे बात करो। रुद्र जी बोले, जी। ये कहकर उन्होंने कॉल उठाकर कहा, हेलो जी पापा, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से करण बोला। रुद्र जी बोले, हम बढ़िया बबुआ, तुम कैसे हो? करण बोला, मैं अच्छा हूं पापा। माँ कैसी है और भैया दोनों ठीक है ना? रुद्र जी बोले, तुम कब आ रहे हो बबुआ? तुम्हारी बहुत याद आती है। करण मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। फिर उसने आनंद जी की ओर देखकर कहा, हाँ पापा, आपसे कोई बात करना चाहते हैं। ये सुनकर रुद्र जी सोचते हुए बोले, कौन है बिटवा? करण बोला, मेरे दोस्त की माँ है। रुद्र जी बोले, ठीक है बेटा, मोबाइल दे दो, हम बात करते हैं। अपने पापा की बातों को सुनकर करण ने मोबाइल शालिनी जी की ओर बढ़ा दिया। शालिनी जी बोली, नमस्ते भाई साहब। दूसरी तरफ से रुद्र जी बोले, जी नमस्ते। शालिनी जी बोली, मैं आरव की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए बहन जी, रुद्र जी विनम्र आवाज में बोले। शालिनी जी बोली, दरअसल मेरे बड़े बेटे अर्जुन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं आपको। छत पर हो रही बातों को सुनकर करण की माँ सरिता जी भी आ गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी की आवाज को सुनकर रुद्र जी बोले, हमरे करण का फोन आया है। ये सुनकर उन्होंने दौड़कर फोन अपने हाथों में लेकर कहा, हेलो बबुआ, कैसे हो? कब आओगे बबुआ, तुम्हारी बहुत याद आती है। बबुआ छुट्टी लेकर घर आ जाओ ना। हाँ माँ। अपनी माँ को नॉन स्टॉप बोलता देखकर करण बोला, माँ हमें भी तो कुछ बोलने दो। अभी मैं मुंबई में हूँ, मेरे दोस्त के बड़े भाई की शादी है और आप सभी को आना है, ठीक है? सरिता जी बोली, बबुआ तुम मुंबई में हो और हमें अब बता रहे हो? अपनी माँ की बातों को सुनकर करण बोला, माँ मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली है। सरिता जी बोली, ओ अच्छा, ठीक है बबुआ, रखते हैं, अपना ध्यान रखना। हाँ। करण बोला, जी माँ। ये कहकर करण ने कॉल कट कर दिया। शालिनी जी करण से बोली, तुम अपने परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं चले गए? बेटा तुम्हें भी तो अपने परिवार वालों की याद आती होगी ना? करण मुस्कुराते हुए बोला, याद तो आती है आंटी, लेकिन मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ, मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली है। मुझे आरव सर का ध्यान रखने को कहा गया है, ऐसे में मैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये सुनकर शालिनी जी बोली, ओह अच्छा, पर कोई बात नहीं है, तुम अपने परिवार वालों से अर्जुन की शादी में मिल सकते हो। करण मुस्कुराने लगा और बोला, जी आंटी थैंक यू। कुछ देर में सभी लोग सोने चले गए। अगला दिन दोपहर के 3 बजे अतुल और आदित्य दोनों ही अपने कमरों में कपड़ों का भंडार लगाए बैठे थे। अतुल बोला, ये पहनूं कि ये? नहीं, ये बढ़िया लग रहा है, इसी को पहनकर जाऊंगा। नहीं, इसे तो मैंने सक्सेना के बड़े बेटे की शादी में पहना था। ये नहीं, ये वाला बढ़िया नहीं है। नहीं, इसे तो मैंने फर्स्ट डेट पर पहना था। क्या पहनूं समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी अतुल की माँ नम्रता जी आती हुई दिखाई पड़ी। जब उन्होंने कमरे की हालत स्टोर रूम की तरह देखा तो अतुल को डांट लगाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो या तुम्हारा कोई सामान खो गया है जो तुमने अपने कमरे की हालत स्टोर रूम जैसी बना रखी है? ये सुनकर अतुल ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आप सही समय पर आई हैं माँ, जल्दी से मुझे एक अच्छा कपड़ा सा ढूंढ कर दीजिए। नम्रता जी बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या, किसी फ्रेंड की पार्टी में? ये सुनकर अतुल बोला, अरे नहीं माँ, आज के डिनर के लिए मुझे सबसे अच्छे से तैयार होना है ताकि मेरा इंप्रेशन खराब ना हो। नम्रता जी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढ लेती हूँ।
तब तक तुम बाकी कपड़ों को कबर्ड के अंदर डाल दो। अतुल बोला, फटाफट कीजिए, देर नहीं होनी चाहिए। नम्रता जी बोली, पहले तुम इन्हें इनकी जगह पर तो रखो। थोड़ी देर बाद नम्रता जी ने अतुल के लिए एक 3 पीस सूट को पसंद किया और उसे देते हुए कहा, बेटा तुम इस ड्रेस में बढ़िया लगोगे। अतुल बोला, अरे मैंने इसे कैसे नहीं देखा, इसे मुझे दादाजी ने गिफ्ट किया था, मैं इसे ही पहनकर जाऊंगा और सबको हैरान कर दूंगा। अतुल की बातों को सुनकर नम्रता जी बोली, ठीक है, अभी उछल कूद करना बंद करो और नहा धोकर तैयार रहना। जब हमारे जाने का समय हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? जी माँ, मैं तैयार रहूंगा। अतुल बेड पर फैलते हुए बोला, भाई तुमने कमरे की क्या हालत बना रखी है? आदित्य के कमरे की ऐसी हालत देखकर अभय आदित्य से बोला। अभय को अपने सामने देखकर आदित्य बोला, अभय भैया आप सही समय पर आए हैं, प्लीज आप मेरे लिए एक ड्रेस ढूंढ करके दे दीजिए ना, ताकि मैं आज की डिनर में सबसे हैंडसम दिख सकूं। अभय उसकी ओर देखकर बोला, अच्छा अगर तुम हैंडसम लगोगे तो हम लोग क्या बदसूरत लगेंगे? आदित्य दांत दिखाते हुए बोला, नहीं भैया, बस मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम लगना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ ही हो। ये सुनकर अभय बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर उसने भी आदित्य के लिए एक 3 पीस सूट निकाल कर उसे दे दिया। आदित्य बोला, वाह भैया, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच, आज मैं कहर ढाऊंगा। अभय बोला, ठीक है, तुम बिखरे हुए कमरे को सजाओ और नहा धोकर रेडी हो जाओ, जब समय हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ जाऊंगा। आदित्य बोला, ठीक है भैया, मैं तैयार रहूंगा। आखिर प्रेसिडेंट ने आरव को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर क्यों बुलाया है और अब क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एपिसोड 25। सभी लोग अपने अपने कमरे में ड्रेस चुनने में व्यस्त थे। आरव और करण दोनों ही लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उन्हें सभी लोगों की हरकतों को देखकर हंसी आ रही थी। तभी पीछे से नैना बोली, हेलो आरव, करण कैसे हो? और आरव तुम्हारी तबीयत कैसी है? आरव मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों ही बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? नैना बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर नैना इधर उधर देखकर बोली, अब क्या बात है, आज कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए सबके सब? करण बोला, आज हमें एक खास डिनर के लिए जाना है, इसलिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। नैना बोली, खास डिनर? लेकिन मुझे तो किसी ने इस बारे में नहीं बताया। आरव मजाक के लहजे में बोला, आप तो अपने पेशेंट के साथ बिजी रहती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? नैना बोली, ये बात तो सही है भाई। ये कहकर वो वहां पर बैठ गई और कहा, तुम लोग तैयार होने के लिए नहीं गए? तुम्हें क्या नहीं जाना है खास डिनर में? नैना की बातों को सुनकर आरव बोला, ये खास डिनर वाले इंसान के साथ मैं 2 बार डिनर कर चुका हूं, एक बार आर्मी टेंट में और एक बार ऑफिशियल मीटिंग के दौरान। नैना आरव और करण की ओर देखकर बोली, मैं कैसी लग रही हूं? आरव बोला, वेल आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? नैना बोली, दरअसल मैं भी इस खास डिनर पर जाना चाहती हूँ। आरव बोला, ठीक है, चलिए साथ में चलेंगे। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? तभी पीछे से आवाज आई। कपूर खानदान के सभी लोगों को देखकर आरव और करण खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। आरव ने पूछा, आप लोग इस वक्त? अधिराज जी बोले, हाँ क्यों भाई, हम आ नहीं सकते? आरव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, पर अधिराज जी बोले, कुछ नहीं, तुम्हारे पापा से कुछ बातें करनी है इसलिए आया हूं, और बाकी सब तुम्हारे परिवार वालों से मिलने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? करण बोला, क्योंकि सब लोग तैयार हो रहे हैं। अधिराज जी बोले, कहीं जा रहे हो? सीढ़ियों से आनंद जी की आवाज आई, अरे समधी जी क्या बात है, आइए आइए बैठिए। आनंद जी को इस तरह से तैयार देखकर अधिराज जी ने कहा, क्या बात है समधी जी, इतना सज सवर के कहाँ जा रहे हैं? आनंद जी बोले, हमें आज एक खास डिनर इनविटेशन में जाना है, इसलिए अब आप लोग आ ही गए हैं तो चलिए साथ में चलते हैं। ये सुनकर अधिराज जी बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, आपके खास डिनर में हम जाकर क्या करेंगे, वैसे भी हमें सिर्फ कुछ बातें ही करनी थी। आनंद जी बोले, अरे कोई बात नहीं, चलिए ना। शालिनी जी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, वैसे भी अभी घर पर कोई नहीं रहने वाला क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। आनंद जी बोले, अरे समधी जी ना नुकुर बंद कीजिए और आप भी हम लोगों के साथ चलिए। अधिराज जी बोले, पर हम। अधिराज जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही आनंद जी बोले, हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते, ठीक? अधिराज जी बोले,
समधी जी, चलिए फिर हम भी चलते हैं उस खास डिनर पर आप लोगों के साथ। शालिनी जी आरव को देखकर बोली, बेटा तुम तैयार नहीं होगे? आरव बोला, नहीं माँ, मैं अभी जाने ही वाला था कि अंकल आंटी आ गए यहाँ पर। कुछ देर बाद सभी लोग वहां पर जमा हो गए। आरव सभी को देखकर बोला, अभी भी कुछ मेकअप सेकअप लगाना है तो लगा लीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये कहकर आरव और करण वहां से मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। जब आरव और करण तैयार होकर नीचे आते हुए दिखाई पड़े तो पूर्णिमा जी बोली, ये दोनों आर्मी ड्रेस में क्यों आ रहे हैं? हम किसी प्रेसिडेंट से मिलने थोड़ी जा रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से आर्मी ड्रेस में तैयार होकर आना था। पूर्णिमा जी की बातों को सुनकर शालिनी जी हंसते हुए बोली, आपने सही कहा समधन जी, हम डिनर के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट के यहाँ ही जा रहे हैं। ये सुनकर कपूर फैमिली हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं नैना का हाल कुछ और ही बयां कर रहा था। उसने मन में कहा, क्या मैं आज मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करूंगी? ये सोचकर ही उसके मन में कई सारे ख्याल उठने लगे। थोड़ी देर बाद जब उन सभी ने प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर अपना कदम रखा तो बहुत सारे सर्विस स्टाफ उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने देखा कि मिस्टर प्रेसिडेंट खुद उन्हें स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, तो वो सभी उनके पास चले गए। आरव और करण ने उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। ये सुनकर मिस्टर प्रेसिडेंट ने भी उन्हें सैल्यूट किया और फिर उन्हें सीधे डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठ गया। सभी ने खूब हंसी खुशी के साथ डिनर किया, उनके साथ पिक्चर्स लिए और 11 बजे वहां से निकल गए। सभी के चेहरे पर बहुत ही खुशी थी कि आज उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर किया। कई लोगों का सपना होता है कि वो सभी एक दिन मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करें और आज उनका सपना सच हो गया। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे। नम्रता जी सबकी ओर देखकर बोली, हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करेंगे। ये सुनकर सभी ने आरव की ओर देखकर कहा, थैंक यू बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमें मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिला। अभय बोला, हाँ भाई, तुम्हारी वजह से ही आज हम मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करके आए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हम आमने सामने बैठकर मिस्टर प्रेसिडेंट से बातें करेंगे। सावित्री जी बोली, वो सब छोड़िए, आगे के बारे में सोचिए। कल अर्जुन और अदिति की हल्दी की रस्म है, तो सभी को सुबह मौजूद रहना है। पहले पूजा होगी, फिर अर्जुन को हल्दी लगाई जाएगी, क्योंकि बाद में उसी हल्दी को अदिति के ऊपर भी लगाया जाएगा। शालिनी जी करण की ओर देखकर बोली, बेटा करण, तुम्हारे मम्मी पापा कब तक आने वाले हैं? ये सुनकर करण बोला, जी आंटी, मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि वो 10 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएंगे। करण की बातों को सुनकर आनंद जी बोले, अरे तुमने उन्हें रेल यात्रा करने को क्यों कहा? वो चाहते तो हम अपना प्राइवेट फ्लाइट भेज देते उन्हें लाने के लिए। करण मुस्कुराते हुए बोला, अगर आपने उन्हें लाने के लिए कुछ भी बंदोबस्त किया होता तो वो कभी नहीं आते, क्योंकि मेरे पापा आदर्शवादी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी का एहसान नहीं लेते। आनंद जी बोले, बेटा ये कोई एहसान तो नहीं है। करण बोला, आपको लगता है कि ये एहसान नहीं है, लेकिन मेरे पापा को कौन समझाए जो पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति हैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी करण का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके पापा उसे कॉल कर रहे थे। उसने फटाक से कॉल उठाकर कहा, जी पापा, कहां पर पहुंचे? ये सुनकर रुद्रा जी बोले, बेटा हम मुंबई पहुंचने ही वाले हैं। करण बोला, ठीक है पापा, मैं थोड़ी देर में गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंचता हूं, आप लोग वहीं पर रहिएगा। ये सुनकर रुद्रा जी बोले, ठीक है बेटा, हम लोग इंतजार करेंगे। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। शालिनी जी बोली, किसका कॉल था बेटा? करण बोला, आंटी पापा का कॉल था, वो लोग मुंबई पहुंचने ही वाले हैं। शालिनी जी बोली, ठीक है बेटा, हम गाड़ी भिजवा देते हैं। ये सुनकर करण बोला, नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उन्हें लेने जाऊंगा। शालिनी जी बोली, नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। करण बोला, जी आंटी। ये कहकर सभी लोग खाना खाने लगे और कल की तैयारी के लिए अपने कामों में व्यस्त हो गए। वहीं उधर जैसे ही ट्रेन रुकी, रुद्रा जी और उसके परिवार वाले ट्रेन से उतरे ही थे कि एक लड़का रुद्रा जी का बटुआ लेकर भागने ही वाला था कि उन्होंने उसके कंधे को पकड़कर कहा, क्यों बेटा, बहुत ही जल्दी में हो, कुछ काम है क्या? ये सुनकर वो लड़का बोला, कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस यूं ही गुजर रहा था। रुद्रा जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर बस ऐसे ही जा रहे थे तो मेरा पर्स लेकर क्यों जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, पर्स? कौन सा पर्स? आपको कोई गलतफहमी हुई अंकल, मेरे पास कोई पर्स नहीं है। उस लड़के को झूठ बोलता देखकर रुद्रा जी उस लड़के की कमर को पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। ये देखकर आसपास जा रहे व्यक्ति खड़े हो गए।
और उनकी तरफ देखने लगे। वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे ये मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर लोगों ने रुद्रा जी की ओर देखकर कहा, अरे आप इस लड़के को इस तरह क्यों पकड़कर उठाए हुए हैं? अगर वो गिर जाएगा तो पटरी के नीचे आ सकता है और उसकी जान जा सकती है। उस आदमी की बातों को सुनकर रुद्रा जी उस लड़के की ओर देखकर बोले, अरे बच्चे, तुम्हारा तरीका बहुत ही अच्छा है, पर मुझसे अच्छा नहीं है। ये कहकर उन्होंने उसका बेल्ट खींच लिया, जिस वजह से उनका पर्स नीचे गिर गया। लोगों की भीड़ देखकर टीटी भी वहां पर आ गए और बोले, ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? तभी उन्होंने देखा एक 55-60 साल का आदमी 25-26 साल के लड़के को पकड़कर उठाए रखा है। तो उन्होंने उनसे कहा, आप उसे तुरंत नीचे रखें, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। टीटी को देखकर रुद्रा जी बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है टीटी साहब, जरा इन्हें देखिए, इस नौजवान को। इसके जैसे नौजवान के कारण ही हमारे देश की प्रगति नहीं हो पा रही है। पता है बच्चे, तुम जिस उम्र में चोरी चपाटी करते हो ना, उस उम्र में मेरा बेटा आर्मी में काम करता है। और तुम शर्म करो, शर्म अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों की तो फिक्र करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उन्हें संभालने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उस लड़के ने रुद्रा जी के पैर पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आगे से मैं चोरी चपाटी करना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं खुशी से चोरी चपाटी नहीं करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है अंकल। ये सुनकर रुद्रा जी ने अपने पर्स से 2000 का नोट उस लड़के को देते हुए कहा, अगर तुम्हारी कुछ मजबूरी है तो नौकरी करो और उस मजबूरी को खत्म करो। ये कहकर वो उस लड़के को पैसा थमाकर वहां से चले गए। तभी उनकी नजर अपने बड़े बेटे करण पर पड़ी। करण दौड़ कर आया और उसने अपने मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अपने बेटे को देखकर रुद्रा जी और सरिता जी भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। तभी पीछे से वरुण बोला, अरे भाई, मैं भी हूं इधर। करण बोला, अरे तू पीछे क्यों खड़ा है, इधर आ। ये कहकर उसने उसे भी गले लगा लिया। रुद्रा जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो मुंबई में क्या कर रहा था, जबकि उसकी पोस्टिंग तो कश्मीर में थी। उन्होंने करण से कहा, बेटा तुम्हारी पोस्टिंग तो कश्मीर में थी ना, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक मुंबई आ गए और हमें बताया भी नहीं? अपने पापा की बातों को सुनकर करण ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ये एक लंबी कहानी है पापा। दरअसल हम लोग एक मिशन पर गए थे और उस मिशन पर, ये कहकर उसने सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर सब लोग दंग रह गए। सरिता जी बोली, वो सच में महान है, हम उस महान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं बेटा। करण बोला, चिंता मत करिए माँ, मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ। फिर सभी लोग सिंह ओबरॉय खानदान के घर के बाहर पहुंचे तो घर की बनावट को देखकर सब लोग दंग रह गए। रुद्रा जी वहां पर चारों तरफ नजरें दौड़ाकर बोले, बेटा क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? अपने पापा की ऐसी शक्ल को देखकर करण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, यही है मेरे दोस्त का घर। करण की बातों को सुनकर उन तीनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े आलीशान बंगले पर रहने वाले हैं। जब वो लोग अंदर गए तो शालिनी जी उनकी स्वागत में खड़ी थी। उन्होंने कहा, नमस्ते, आइए आइए, हमें आप लोगों का ही इंतजार था, बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। ये सुनकर रुद्रा जी बोले, अरे नहीं बहन जी, दरअसल एक लड़का मिल गया था हमें, उन्हें ही ज्ञान दे रहे थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर शालिनी जी बोली, ऐसा कौन मिल गया था जिसे आप ज्ञान दे रहे थे? क्या जवाब देंगे रुद्रा जी? और क्या प्रेसिडेंट ने बस ऐसे ही आरफ को खाने पे इनवाइट किया था, या इसके पीछे है उनकी कोई मंशा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए सोल्जर ऑन टाइम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 26। शालिनी जी की बात पर रुद्रा जी बोले, था एक नौजवान। उनकी बात सुनकर शालिनी जी बोली, आइए अंदर चलते हैं। विश्वास। शालिनी जी ने अंदर आते ही आवाज लगाकर कहा। तभी एक नौकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, जी मालकिन, तुम इन्हें इनका कमरा दिखा दो। शालिनी जी विश्वास से बोली। विश्वास बोला, जी मालकिन, चलिए साहब। उस नौकर की बातों को सुनकर रुद्रा जी बोले, अरे बेटा, हमें साहब मत पुकारो, हम तुम्हें साहब लगते हैं क्या? तुम हमें पिताजी या चाचा कहकर पुकार सकते हो। रुद्रा जी की बातों को सुनकर वो नौकर उनकी ओर हैरानी से देखने लगा, क्योंकि आज पहली बार उसके साथ किसी मेहमान ने ऐसा बर्ताव किया था। इससे पहले तो हर आने वाले मेहमान उनके साथ बुरा ही बर्ताव करता था। तो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चाचा जी, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं। कुछ ही देर बाद डिनर टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। आनंद जी कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो जब उन्होंने करण के माता पिता और उनके भाई को देखा तो उनसे कहा, अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? रुद्रा जी मुस्कुराते हुए बोले,
अरे भाई साहब, हम बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? आनंद जी बोले, हम तो मस्त मौला हैं, आप बताइए आपका सफर कैसा रहा? रुद्रा जी बोले, सफर तो मत पूछिए, ऐसे सफर तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। ये सुनकर आनंद जी मुस्कुराने लगे और सभी लोग मिलकर बातें करने लगे। पर कोई और भी था जिसकी नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार उसे चुपके चुपके घूर घूर कर देख रही थी। वो बोली, लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, बस एक बार हाँ बोल दे तो मैं अपनी साड़ी की आंचल में इसे बांध कर रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी। जब अनु ने अर्पिता को ऐसे बड़बड़ाते देखा तो वो बोली, पागल हो गई हो क्या? तब से क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं अनु, आप खाने पर ध्यान दो, अर्पिता ने कहा और चुपके चुपके से वरुण की ओर देखने लगी। जब वरुण की नजर अर्पिता पर पड़ी तो अर्पिता शर्माने लगी। ये देखकर वरुण मन में बोला, पागल है क्या लड़की, ऐसे शर्मा क्यों रही है? ये कहकर वो खाना खाने में व्यस्त हो गया। अगले दिन सब अर्जुन को हल्दी लगा रहे थे, तभी म्यूजिक बजने लगा। सभी लोग नाचते गाते अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। अर्पिता मन में बोली, अरे यार बस एक बार मेरी ओर देखना, क्या हो जाएगा? जब से मैंने इसे देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। जब वरुण डांस फ्लोर पर नाच रहा था, अर्पिता भी उसके सामने आ गई और उसके साथ डांस करने लगी। अर्पिता को अपने सामने डांस करता देखकर वरुण उससे चिढ़ने लगा और मन में बोला, अरे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है यार, मेरे पीछे पड़ गई है तो। ये कहकर वो वहां से नीचे उतर गया तो अर्पिता भी नीचे उतर गई। जब वरुण ने देखा कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है तो देखकर वो इधर उधर जाने लगा और जाकर एक दीवार के पीछे छुप गया। जैसे ही अर्पिता उस दीवार के पास पहुंची, वरुण झट से आगे आ गया। वरुण के अचानक सामने आ जाने से अर्पिता डर गई और पीछे की ओर गिरने लगी। तभी वरुण ने उसकी कमर पकड़ ली और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से आया हूं तब से मुझे घूरे जा रही हो और आज तो तुमने हद ही कर दी। मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? हाँ? वरुण के इतने करीब आ जाने पर अर्पिता के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देखकर वरुण उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। अर्पिता होश में आते हुए बोली, अरे यार वो मेरे इतने करीब था, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वहीं उन दोनों की हरकतें आरव देख रहा था और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, पागल यही तो प्यार है, और तुम्हें ऐसे वैसे लड़के से नहीं बल्कि एक सनकी लड़के से प्यार हो गया है। अगर तुमने उसके दिल में जगह बना ली तो वो तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। फिर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए आरव वहां से चला गया। अर्जुन को हल्दी लगने के बाद वो हल्दी अदिति को भी लगी। रात के 1 बजे सब सोए हुए थे। तभी आरव और करण बालकनी से नीचे उतरने लगे और दीवार फांद कर बाहर निकल गए। थोड़ी दूरी पर एक काले कलर की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों उस काली गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल पड़ी। आरव ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान से बोला, बाकी के लोग तैयार हैं ना? जी सर, उस ड्राइवर ने कहा। आरव बोला, ठीक है, हमें वहां ले चलो। थोड़ी देर बाद एक सुनसान सी गली के पास गाड़ी रुक गई। 3 लोग उतरे और दबे पांव आगे बढ़ने लगे। वहीं बाकी के लोग उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। आधी रात का वक्त था। करण ने एक घर के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई और उसी समय दरवाजा खुल गया तो वो तीनों उस घर के अंदर चले गए। उस आदमी ने कहा, सर इस घर के बेसमेंट में चलिए, हमने उसे वहीं पर कैद करके रखा है। ये सुनकर आरव ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है चलो। वो सभी बेसमेंट के अंदर गए तो देखा कि एक आदमी को उन्होंने एक लोहे की कुर्सी पर बांध रखा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वहीं उसे बहुत मारा पीटा गया था। उसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अभी आरव बोला, इसे उठाओ। ये सुनकर बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, यस सर। ये कहकर उसने उस आदमी के ऊपर पानी फेंक दिया, जिस वजह से वो आदमी होश में आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में बंद है। उसके चारों तरफ अनजान आदमी खड़े हुए हैं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। इसकी पट्टियों को खोल दो, आरव ने उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा। आरव के ऑर्डर सुनकर एक आदमी ने उस इंसान के मुंह पर बंधे पट्टियों को खोल दिया और वो आदमी जोर जोर से सांसें लेने लगा और कहा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा है? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, अरे भाई, हमारे बारे में इतनी जल्दी जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी बाकी है। आरव की बातों को सुनकर वो आदमी बोला, आखिर मैंने किया क्या है? बताओ तो सही, तुम लोगों ने मुझे बंदी क्यों बनाया हुआ है? आरव बोला, अरे चिंता मत करो,
कुछ ही दिनों में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद वो तीनों वहां से चले गए। बाहर आते ही आरव ने उस इंसान से कहा, इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दो ताकि कोई मुसीबत ना हो। उस आदमी ने कहा, जी सर। ये कहकर उसने उसे सैल्यूट किया। करण आरव से बोला, भाई अब हम इसका क्या करेंगे? आरव गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि वो मर ना जाए। थोड़ी देर बाद सिंह ओबरॉय मेंशन पहुंचते ही दोनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस अपने अपने कमरे में चले गए। अगली शाम लिविंग रूम में अर्जुन और अदिति की मेहंदी की रस्म थी और सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे थे। तभी वरुण अपने कमरे से निकलकर आ रहा था और अर्पिता स्टेयर के पास उससे टकरा गई। दोनों अचानक से टकरा जाने की वजह से अर्पिता की बाजुएं वरुण के गले पर चली गई और वरुण की नजरें उसे घूरे जा रही थी। उसने कहा, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये सुनकर अर्पिता अपने आप को संभालते हुए भड़क कर बोली, तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कॉफी लेकर अर्जुन भैया के कमरे में जा रही थी पर तुम्हारी वजह से कॉफी गिर गई और मेरे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर वरुण बोला, अच्छा, और मेरे कपड़े तो बिल्कुल मक्खन की तरह साफ हैं। वरुण को ताना मारते देखकर अर्पिता मुस्कुरा कर बोली, वैसे तुम ऐसे भी बहुत प्यारे लग रहे हो। ये कहकर अर्पिता उसके कमर पर अपने हाथ फेरने लगी। ये देखकर वरुण को गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया और वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। अर्पिता मन में बोली, ऐसे ही झगड़े बाद में प्यार में बदल जाते हैं, काश ये सपना भी सच हो जाए। तभी शालिनी जी वहां से गुजरते हुए बोली, अरे बेटा, ये तुम्हारे कपड़े में क्या लगा है और फर्श पर क्या टूट पड़ा है? अर्पिता अटकते हुए बोली, वो आंटी जी सॉरी, वो मेरी वजह से सब टूट गया। अर्पिता की मासूमियत भरी बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, इसे साफ कर लो और अपने कपड़े चेंज कर लो। ये कहकर शालिनी जी मुस्कुराते हुए अर्पिता के गाल पर हाथ फेर कर वहां से चली गई। वहीं आरव अपने कमरे में बैठकर अपनी चोटों पर मरहम लगा रहा था। तभी करण उसके कमरे में आते हुए बोला, क्यों भाई, सब ठीक है ना? आरव बोला, अरे सब ठीक है, तू बता उसका क्या हुआ? करण बोला, भाई उसे हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें वो आदमी मिला कहाँ और तुमने ये सीक्रेट मिशन कब से शुरू किया है? ये सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, बस परसों से। तभी उसके दरवाजे के पास वरुण आते हुए बोला, भैया आपने मुझे बुलाया? वरुण को देखकर करण बोला, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। आरव बोला, मैंने बुलाया। फिर आरव वरुण से बोला, मैंने तुम्हें जो फाइल रेडी करने के लिए कहा था, तुमने उस फाइल को रेडी कर लिया? ये सुनकर वरुण बोला, जी भैया, मैंने उसे रेडी कर लिया है और अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरव बोला, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बताना। वरुण बोला, ठीक है भैया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे भैया, हमें इस मिशन के बारे में अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए। उन दोनों की बातों को सुनकर करण ने नासमझी से देखते हुए कहा, मिशन? कैसा मिशन? हम कोई मिशन नहीं कर रहे। तभी आरव बोला, करण, उस मिशन के बारे में फुल डिटेल्स इसी के पास है। ये सुनकर करण हैरान होकर वरुण की ओर देखकर बोला, उस मिशन की सारी जानकारी इसके पास है? पर कैसे? आरव मुस्कुराते हुए बोला, जिस दिन मैंने उस आतंकवादी को पकड़ा था उसी दिन मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का मैसेज आया था कि कुछ आतंकवादी और कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो तब मैंने इसकी जांच की और तभी मुझे तुम्हारे भाई वरुण का ख्याल आया। करण बोला, लेकिन वरुण इसमें क्या कर पाएगा? वो तो एक सिंपल सा लड़का है, वो क्या कर पाएगा? करण की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा भाई कोई सिंपल लड़का नहीं है, वो एक अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर है। आरव की बातों को सुनकर करण वरुण की ओर देखकर बोला, आरव तुम पागल हो गए हो क्या? ये कब बना आईपीएस ऑफिसर? करण को कंफ्यूजन में देखकर आरव बोला, तुम्हारा भाई अभी एक सीक्रेट मिशन पर है और वो मिशन यही है जिसे अब मैं हैंडल कर रहा हूं। करण बोला, लेकिन मेरे भाई के मिशन को तुम क्यों हैंडल कर रहे हो? आरव बोला, ये एक लंबी कहानी है। आरव ने कहा, उस दिन उस आतंकवादी को पकड़ने के बाद मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट का मैसेज आया था और रात को हमने बात भी की, लेकिन घर में रहने की वजह से हम बात नहीं कर पाए। इसलिए मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को कहा कि आप हमें एक डिनर पर इनविटेशन भेज दीजिए, तभी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे इस हालत में कोई भी मिशन नहीं करने देंगे। जब मैं अंकव पैलेस पहुंचा तब हमारी मीटिंग एक सीक्रेट रूम में हुई और मुझे मिशन दिया गया। मैंने उस समय वरुण का जिक्र किया जो उस समय इस मिशन को संभाल रहा था। करण बोला, लेकिन
आखिरी मिशन है क्या? और कौन है वो इंसान जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है? वरुण को एक एजेंट बना दिया गया और तुम्हारी सेहत पूरी तरह से ठीक हुए बिना ही तुम्हें मिशन दे दिया गया। क्या जवाब देगा आरव करण के सवालों का? और ये सब किस मिशन के बारे में बात कर रहे थे? कौन है वो शख्स जिसे आरव ने बंदी बनाया हुआ है? और वरुण इस मिशन में कैसे शामिल हुआ? क्या अर्पिता वरुण के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एपिसोड 27। करण को परेशान होता देखकर आरव उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, पता है उन आतंकवादियों के कप्तान ने भारत सरकार को किस यहूदी खान को छुड़ाने की बात कही थी? वो वही यहूदी खान था जिसे तुमने पिछली रात देखा था। करण बोला, क्या बात कर रहे हो? वो वही यहूदी खान था जिसे वो आतंकवादी छुड़ाना चाहते हैं? वरुण अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ भैया, और वो कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। उसकी वजह से दुनिया तबाह हो सकती है क्योंकि उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम भारत को बिखरने से बचा सकते हैं। करण बोला, पर तुम लोगों ने उसे पकड़ा कैसे? क्योंकि इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनकर आरव बोला, मिशन पाकिस्तान के दौरान मैंने इसका भेस बदलकर इसे इंडिया में लाया था और आज यही हमारी मुसीबत बन रहा है। अभी घर में बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं और हर प्रोग्राम में हमें सतर्क रहना है और अगर किसी पर शक हो जाए तो उसे तुरंत पकड़ना होगा, वरना हमें आगे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर करण बोला, भाई तुम लोगों ने तो मुझे पराया कर दिया। मुझे भी तो बताया होता इस मिशन के बारे में तो मैं तुम लोगों का साथ जरूर देता। अगर मैंने तुम्हें पिछली रात को नहीं देखा होता तो तुम्हारे साथ कभी नहीं चलता और मुझे इस मिशन के बारे में पता ही नहीं चलता। और वरुण, तुमने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये सुनकर वरुण बोला, भैया देश के आगे कुछ नहीं, ना परिवार, ना दोस्त और ना ही भाई बहन। वरुण की बातों को सुनकर करण ने वरुण को गले लगाकर कहा, सही बोला मेरे भाई, अगर देश सलामत है तो हम सलामत हैं, हमारा परिवार सलामत है और हमारा इंडिया सलामत है। आरव बोला, दोनों भाइयों का भरत मिलाप हो गया हो तो अब बाहर चलें, मेहंदी की रस्म का इंतजाम देखते हैं। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हिलाई और बाहर जाने लगे। तभी आरव ने वरुण से कहा, अरे भाई, मैं देख रहा हूं अर्पिता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। अर्पिता का नाम सुनकर वरुण चिढ़ते हुए बोला, लगता है उससे मुझ में इंटरेस्ट आ गया है। करण मुस्कुराते हुए बोला, संभाल कर मेरे भाई, यहाँ की लड़कियां बम की तरह होती हैं, कब ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर तीनों नीचे की ओर चले गए। वहीं शालिनी जी खुद ने बोली, पता नहीं क्या कर रहा है अभी तक, नीचे क्यों नहीं आया? जाने कौन सी आफत आन पड़ी है जो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। शालिनी जी को अकेले में बड़बड़ाते देखकर सरिता जी बोली, क्या बात है बहन जी, आप किससे बात कर रही हैं? सरिता जी को देखकर शालिनी जी बोली, कुछ नहीं, दरअसल अर्जुन अभी तक बाहर नहीं आया अपने कमरे से। 10 बजने वाले हैं पर वो अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आया है। ये सुनकर सरिता जी बोली, आप उसके कमरे में जाकर देख लीजिए या फिर उसे कॉल कर लीजिए। बहन जी, मैंने उसे कॉल भी किया था और दरवाजा भी खटखटा कर आई हूं, लेकिन मजाल है जो उसने दरवाजा खोला हो। शालिनी जी सिर पकड़ कर बोली। तभी बाहर से एक नौकर दौड़ते हुए आया और बोला, मैडम बाहर आप लोगों का कोई इंतजार कर रहा है। ये सुनकर शालिनी जी नौकर की ओर देखकर बोली, हमारा कौन इंतजार कर रहा है? वो नौकर बोला, मैडम दिखने में तो वो लोग किसी बड़े खानदान के लगते हैं। नौकर की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, ठीक है मैं आ रही हूं। फिर उन्होंने अतुल की ओर देखकर कहा, अतुल तुम अपने बड़े भैया को बुलाकर नीचे लाओ जल्दी। अतुल बोला, ठीक है। शालिनी जी बोली, मैं बाहर जाकर आती हूं। ये सुनकर अतुल बोला, जी आंटी, मैं अभी जाकर भैया को नीचे लेकर आता हूं। ये बोलकर वो दौड़ता हुआ वहां से निकल गया। वहीं बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ था और कई बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और वहां पर आए हुए मेहमान आपस में खुसफुसा रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे भाई कौन है ये लोग? मुंबई के तो नहीं लगते, क्योंकि सिंह ओबराय खानदान के अलावा यहाँ पर कोई भी इतना अमीर नहीं है। किसी और ने कहा, तो फिर ये लोग कौन है? तभी एक आदमी ने कहा, लगता है ये लोग यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ के होते तो हमें जरूर पता होता। फिर उन्होंने देखा कि शालिनी जी उनके पास जाकर आदर के साथ उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आइए आइए, कैसा रहा सफर? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
शालिनी जी को देखकर 50 से 55 साल का आदमी बोला, नहीं बहन जी, सब बढ़िया रहा। हम सभी आपके बड़े बेटे अर्जुन की शादी में शरीक होने आए हैं। शालिनी जी बोली, ये आपने अच्छा किया। ये सुनकर वो बोले, हमें तो आना ही था, आखिर आपके परिवार के साथ पुराने संबंध जो हैं और हमें ये संबंध हमेशा के लिए बनाए रखना है। ये सुनकर शालिनी जी बोली, सही कहा आपने भाई साहब, चलिए अब अंदर चलते हैं। तभी उस आदमी ने कहा, अरे सारिका जी, चलिए अंदर चलते हैं। तभी एक औरत की आवाज आई, जी हम आ रहे हैं। वे सभी अंदर जाने लगे। तभी कुछ गाड़ियां और आकर रुकी। विजय जी बोले, अरे देखो ये सब भी आ गए। तभी एक कार से 35 वर्ष का एक नौजवान उतरा। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी उस गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ से एक खूबसूरत सी लड़की उतरी। जैसे ही वो उतरी, सबकी नजरें मानो उसके ऊपर थम सी गई। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा आज धरती पर आ गई हो। कई लोगों की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो सभी शालिनी जी के पास आकर खड़ी हो गई और उन्होंने उसे प्रणाम किया। फिर वो सभी अंदर की ओर चले गए। अर्जुन सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर से किसी को अंदर आते हुए देखा तो वो तुरंत खड़ा हो गया और उसने मिलते हुए कहा, कैसे हैं महाराज जी? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, अर्जुन बेटा, आपके मुंह से महाराज जी सुनना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे विजय महाजन कहकर पुकारते हैं तो ही अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे महाराज मत बुलाइए। विजय की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, आप पर महाराजा शब्द शोभा देता है और आप राजस्थान के इकलौते महाराज हैं, तो हमें आपको ऐसे ही पुकारना चाहिए। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, वो तो सही है बेटा, पर अभी हम आपकी शादी में शरीक होने आए हैं, तो हमें आप महाराज बुलाना बंद कीजिए और अब हम आपकी शादी में धूम मचाएंगे। विजय जी की बातों को सुनकर उनकी पत्नी सारिका महाजन बोली, आप रहने दीजिए, आपकी उम्र हो गई है। तभी आनंद जी की आवाज आई, अरे भाभी जी, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और हमारी जवानी अब तक जवान है। आनंद जी की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आनंद जी विजय जी के पास आकर उनके गले लग गए। उन्होंने उनसे कहा, बच्चे नहीं है? इस सुनते ही उन्होंने बगल में इशारा करते हुए कहा, अरे ये क्या है? ये हमारा बेटा मृदुल और हमारी बहू बेटी अलीशिया और हमारी लाडली बेटी श्रेया। अपने पापा की बातों को सुनकर उन्होंने आनंद जी को प्रणाम किया। फिर उन लोगों को उनके कमरे में छोड़कर आनंद जी अर्जुन से बोले, हमने जो तुम्हें कहा था तुमने वो किया? अर्जुन बोला, जी पापा, आपका काम हो गया। और वो कहां पर है? आनंद जी बोले। अर्जुन बोला, मैंने उसे फ्रिज में रखवा दिया है। आनंद जी बोले, ठीक है। ये कहकर आनंद जी वहां से चले गए। अपने अपने कामों में बिजी रहने की वजह से करण आरव को पता ही नहीं चला कि और भी मेहमान इस शादी में शरीक होने के लिए आ गए हैं। जब वो फूलों से भरी टोकरी लेकर जा रहा था तो उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो गई और वो दोनों नीचे गिर पड़े, जिस वजह से आरव के कंधे पर लगा हुआ चोट खुल गया और खून निकलने लगा। जैसे ही उसने अपने कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने कंधे पर दर्द महसूस हुआ। उसने उस पर हाथ डालकर देखा तो उसकी चोट खुल चुकी थी। उसने बगल में देखा तो एक लड़की उसी को घूर कर देख रही थी। वो लड़की उससे कुछ बोलती उससे पहले ही आरव वहां से चला गया। आरव को जाते देखकर वो लड़की दांत पीसकर बोली, इसकी इतनी हिम्मत! पहले तो इसने मुझे गिराया और मुझसे माफी भी नहीं मांगी और मुझे इग्नोर कर दिया। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो ये बोलकर वो उसके पीछे दौड़ पड़ी और उसके आगे खड़ी होकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पहले तो तुमने मुझे गिराया और अभी मुंह छुपाकर भाग रहे हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आरव, जिसे कंधे का दर्द सहा नहीं जा रहा था, उसने हिम्मत करते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये कहकर आरव वहां से चला गया। ये देखकर वो लड़की और भी ज्यादा भड़क गई और उसने आरव के उसी कंधे पर एक मुक्का जड़ दिया, जिसकी वजह से आरव अपने दर्द को सह नहीं सका और जमीन पर गिरकर कराहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, तुम लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियां देखी नहीं कि उसके शरीर को छूने के लिए अलग अलग तरीके से हाथ लगाने लगते हो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी इस गलती की सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी। जब करण ने आरव को जमीन पर खून से सना हुआ देखा, वो दौड़कर उसके पास आया और उसे सहारा देकर उठाने लगा। तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो अपने हाथ फोल्ड किए हुए उन्हें ही देखे जा रही थी। उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ मेरा भाई गिरा हुआ है और तुम उसे देखकर हंस रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? करण की बातों को सुनकर वो लड़की हंसते हुए बोली,
गलती इसने की थी और मुंह छुपाकर भाग रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। शुक्र मनाओ कि मेरे पास बंदूक नहीं थी, वरना मैं इस लड़के को यहीं पर जान से मार देती। उस लड़की की बातों को सुनकर करण गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आरव ने उसे कुछ ना कहने को कहा था, तो करण ने उसे स्विमिंग पूल के साइड में ले जाकर एक चेयर पर लेटा दिया। करण ने फिर से उससे कहा, मैं अभी डॉक्टर नैना को बुलाता हूँ, तुम यहीं पर रुकना भाई, कहीं मत जाना। ये कहकर करण ने नैना को कॉल किया। वही नैना, जो इस वक्त बाकी लोगों के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जैसे ही उसने करण की बातों को सुना, वो तुरंत भागकर स्विमिंग पूल के पास आ गई। आरव की कंडीशन को देखकर नैना हैरान हो गई। नैना करण की ओर देखकर बोली, तुम आरव को यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। नैना की बातों को सुनकर आरव उसे रोकते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ चोट खुल गई है। नैना बोली, ठीक है, मैं इन पर पट्टी बांध देती हूँ, चलो कमरे में। आरव बोला, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनकर नैना बोली, ठीक है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाती हूँ। ये कहकर उसने एक नौकर को तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही वो नौकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर आ रहा था, उसकी टक्कर अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने सामने देखकर उस नौकर ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, गलती हो गई। अर्जुन की नजर जब उस नौकर के हाथों पर पड़ी, उसने कहा, क्या हुआ, तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कहाँ जा रहे हो? नौकर बोला, सर, आरव सर को चोट लगी है और उनका बहुत खून बह रहा है। नौकर की बातों को सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, आरव इस वक्त कहां पर है? नौकर घबराते हुए बोला, सर, स्विमिंग पूल के पास है। ये सुनकर अर्जुन तुरंत उस नौकर के हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स छीनकर स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ पड़ा। जब शालिनी जी की नजर अर्जुन पर पड़ी, तो वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। जब उन्होंने देखा कि आरव की हालत खराब है, तो वो उसके पास जाकर उन्हें देखने लगी और रोते हुए बोली, बेटा जी, क्या हुआ तुम्हारे साथ और किसने किया ये? क्या आरव बता देगा कि उसे चोट कैसे लगी? और सच जानने के बाद क्या करेगी शालिनी जी? और कौन है वो लड़की जो आरव से टकराई थी? क्या आरव यहूदी खान से सच उगलवा पाएगा? आखिर आनंद जी अर्जुन से किस बारे में बात कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड 28। जब उस लड़की की नजरें शालिनी जी पर पड़ी, जो उस लड़के को इतनी अटेंशन दे रही थी, तो उसने बगल में खड़े एक नौकर से कहा, कौन है ये? इसकी सेवा करने के लिए सभी लोग आ गए हैं। ये सुनकर उस नौकर ने कहा, यह आनंद जी के तीसरे बेटे आरव सिंह उबरॉय हैं। ये सुनकर वो लड़की नासमझी से आरव की ओर देखने लगी। उसने उस नौकर से दोबारा पूछा, पर उनके तो 3 ही बेटे हैं ना, और तीसरे बेटे का नाम तो आदित्य है। नौकर बोला, जी नहीं मैडम, साहब के 4 बेटे हैं और आरव साहब पिछले 7 सालों से आर्मी में थे। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, क्या आर्मी में? नौकर ने कहा, जी हाँ, आर्मी में। कुछ ही हफ्तों पहले ये घर आए हैं। जब इन्हें घर लेकर आए थे, तब तो इनकी हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें आते ही तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जब वो आए थे, तब तो वो चल भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके शरीर पर जख्म ही जख्म थे। कोई ऐसी जगह थी ही नहीं जहां पर उन्हें गोली ना लगी हो। नौकर की बातों को सुनकर उस लड़की का दिल दहल गया और उसे आरव के लिए गिल्टी महसूस होने लगा। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ। नौकर बोला, जी मालकिन। ये कहकर नौकर वहां से चला गया। उस लड़की को सोचकर ही बुरा लग रहा था। तभी उसने जाकर आरव के शरीर को देखा, जिसमें दाग ही दाग लगे थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सभी गोलियों के निशान हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब आरव की नजर उस लड़की पर पड़ी, तो उसे समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि उसे बुरा लग रहा है। इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुरा दिया। जब उस लड़की ने देखा कि आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसे भी थोड़ी सी राहत मिली और वो उसे भी देखकर मुस्कुराने लगी। तभी शालिनी जी बोली, चलो बेटा, तुम अभी अपने कमरे में ही रहना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी जी की बातों को सुनकर आरव मुस्कुराते हुए बोला, पर माँ, मैं अभी ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी जी बोली, अब मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओगे और आराम करोगे। शालिनी जी के गुस्से को देखकर आरव ने अपना सिर हिलाया और करण, अर्जुन और उसे लेकर कमरे की ओर चले गए। आरव के कमरे में शालिनी जी बोली, बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें आवाज दे देना। तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी अरेंजमेंट होना बाकी है वो हो जाने के बाद
हम तुम्हें बुलाने के लिए आ जाएंगे। तुम सिर्फ अपने कमरे में आराम करोगे और इधर उधर भाग दौड़ नहीं करोगे, समझ में आया? आरव अपनी माँ की बातों को सुनकर शालिनी जी की ओर देखकर बोला, पर माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शालिनी जी उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, बेटा हमें पता है कि तुम्हें 100 गोलियां लग जाने पर भी तुम सबसे पहले दूसरों के ही बारे में सोचोगे, लेकिन तुम अभी छुट्टी पर हो और तुम अपनी माँ की बात मानोगे और कुछ नहीं बोलोगे, समझ में आया? आरव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब आप लोग मुझे बुलाने के लिए आओगे तभी मैं बाहर जाऊंगा। आरव की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, मेरा प्यारा बच्चा। ये कहकर उन्होंने उसके माथे पर किस किया और वहां से चली गई। तो अर्जुन आरव से बोला, अपना ध्यान रखना भाई, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, ओके? ये कहकर अर्जुन ने आरव को गले लगाया और वो भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरव करण की ओर देखकर बोला, क्या यार, इतनी सी चोट के लिए मुझे बेड पर सुला दिया? मुझे क्या कमजोर इंसान समझ रखा है क्या? तभी आरव के पास से एक लड़की की आवाज आई, मानते हैं कि आप एक सैनिक हैं, लेकिन सैनिक भी माँ के सामने उसका बेटा ही होता है और अपने भाइयों के सामने भाई बनकर ही रहता है। एक लड़की की आवाज सुनकर आरव और करण की नजरें दरवाजे की ओर गई। आरव करण से बोला, अरे भाई कौन है, देखना जरा। तभी एक लड़की धीरे धीरे कमरे के अंदर आते हुए दिखाई दी। वो अपना चेहरा छुपा रही थी। ये देखकर करण बोला, भाई लगता है किसी की सर्वगुण संपन्न बीवी है जो घूंघट डालकर हमसे मिलने आई है। करण की बातों को सुनकर वो लड़की तुरंत ही अपना घूंघट उठा दी। वहां एक 27 से 28 साल की लड़की, हाइट 5 फुट 6 इंच, फिगर बिल्कुल एक परफेक्ट मॉडल की तरह, गोरा रंग, आंखें नीली, मानो उसमें डूबने का मन करे, काले सुनहरे लंबे रेशमी बाल, होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, चेहरे पर तेज और कान के पीछे एक प्यारा सा दिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दे। ये देखकर करण उस लड़की से बोला, नहीं भाई, किसी की बीवी नहीं है, लगता है संस्कार हैं, इसीलिए तो सर पर चुनरी ओढ़ कर आई थी। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि करण फिर बोल पड़ा, लगता है आप गलत कमरे में आ गई हैं। आप पीछे मुड़कर दरवाजे से निकलिए और अपना कमरा ढूंढते हुए यहाँ से चली जाइए। करण की बातों को सुनकर वो लड़की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, तुम अपनी काली जुबान बंद रखोगे? उस लड़की की बातों को सुनकर आरव हंसने लगा। ये देखकर करण आरव की ओर देखकर बोला, भाई तुम हंस रहे हो? ये लड़की तुम्हारे भाई का मजाक उड़ा रही है और तुम उसका साथ ले रहे हो। तभी आरव बोला, करण तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आरव की बातों को सुनकर करण उसे नासमझी से देखकर बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, मुसीबत? ये बोलकर वो सामने खड़ी लड़की की ओर देखने लगा। वो लड़की दूध का ग्लास आरव को देते हुए बोली, हमारा नाम मुसीबत नहीं है। अभी वो लड़की आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, राजकुमारी श्रेया महाजन। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया था आरव को आंखें उठाकर देखने लगी और बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता है? करण बोला, हेलो मैडम, मेरे बारे में मुझे जितना पता नहीं है उतना मेरे भाई को पता है, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? श्रेया बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको इतनी चोट लगी है। अगर मुझे पता होता कि आपको इतनी चोट लगी है तो मैं आपको कभी धक्का नहीं मारती और न ही आपकी हालत ऐसी होती। श्रेया की बातों को सुनकर करण चिल्लाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत है। मुझे तो तभी पता चल जाना चाहिए था जब तुम आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को धक्का देने की? और अब क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? माफी की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से जा सकती हैं। श्रेया बोली, पर मेरी बात तो सुन। श्रेया कुछ कहना चाहती थी लेकिन करण ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो लड़की नम आंखें लिए वहां से चली गई। करण को इतने गुस्से में देखकर आरव बोला, अरे भाई, उसे इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी, बस वो सॉरी ही तो बोलने आई थी। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, भाई वो इस वक्त यहाँ पर मेहमान है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, नहीं तो मैं उसका हाल बहुत ही बुरा कर देता। करण इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। वो कुछ भी सहन कर सकता था पर आरव को रुलाने वाले को वो बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। आरव बोला, यार तुम भी ना लड़कियों से कैसे बात करते हैं तुम्हें मालूम ही नहीं है। करण बोला, भाई इन जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं,
पहले तो गलती करती हैं और बाद में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये कहकर वहां से चली जाती हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, चल चल नौटंकीबाज, अब बैठ भी जा। इधर जब अतुल ने श्रेया को रोते हुए अपने कमरे की ओर जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। श्रेया अपने कमरे में जाकर सामान इधर उधर फेंकने लगी। अतुल उसके कमरे में एंटर करता, उससे पहले ही एक लड़की उसे टक्कर मारते हुए आगे चली गई, जिसकी वजह से अतुल नीचे फर्श पर गिर गया और दर्द से कराहते हुए बोला, कौन है ये बदतमीज लड़की और इसकी इतनी हिम्मत, किसने मुझे धक्का दिया? तभी वो लड़की पीछे मुड़कर बोली, सॉरी। ये कहकर वो श्रेया की ओर चल पड़ी। उस लड़की ने श्रेया को आवाज देते हुए कहा, हाय प्रिंसेस। ये सुनकर श्रेया उसकी ओर देखने लगी और हैरान होकर बोली, रागिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की जिसका नाम रागिनी था श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रही हो? क्या मतलब है? मुझे भी मिस्टर अर्जुन सिंह ओबरॉय की इनविटेशन मिली है, इसलिए मैं भी यहाँ पर चली आई। रागिनी आगे बोली, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम अपना सामान इस तरह से क्यों फेंके जा रही हो? श्रेया उसकी ओर देखकर बोली, उस लड़के की इतनी हिम्मत, उसने मुझसे, राजकुमारी श्रेया महाजन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत की। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर रागिनी हैरान होते हुए बोली, क्या कहा? तुमसे किसी ने ऊंची आवाज में बात की? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई? श्रेया दांत पीसते हुए बोली, है एक नासमझ लड़का, करण नाम है उसका। करण? रागिनी बोली। श्रेया बोली, हाँ करण, एक नंबर का बदतमीज इंसान है, लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ और लड़कों से? ये सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखने लगी। अतुल उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। श्रेया बोली, तुम करण को जानते हो? अतुल बोला, हाँ, वो आरव भैया के साथ ही मिलिट्री में है। श्रेया गुस्से में बोली, अच्छा, तो वो भी एक मिलिट्री वाला है? मिलिट्री वाला होकर भी डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज नहीं है उसमें। किससे कैसे बात करते हैं उसे मालूम ही नहीं है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी अतुल बोला, वो भाई के साथ रहकर ना वैसा हो गया है। श्रेया बोली, क्या मतलब? अतुल बोला, मतलब ये कि आरव भाई तो है ही खुशमिजाज, तो उन्हें भी बना दिया है। और ये तुम्हें कैसे पता? श्रेया बोली। अतुल बोला, कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के एक मॉल में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, हम भी वहीं पर थे, हमें भी बंदी बना लिया गया था। और तुम्हें पता है, आरव और करण भैया ने उन सारे आतंकवादियों का खात्मा किया है और करण भैया ने मेरी सारी चिप्स खा ली। ये सुनकर दोनों लड़कियां उसकी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, इसमें तुम्हारी चिप्स कहां से आ गई? तभी अतुल बोला, उन्होंने सबसे पहले एक आतंकवादी को मारा और करण भैया ने उस आतंकवादी की वर्दी पहनकर सबके सामने मुझे बहुत परेशान किया और मेरी चिप्स खा ली। और फिर आरव भैया भी आए, उसने वहां पर खड़े दोनों आतंकवादियों को मार दिया और जब उनका कप्तान आया तो आरव और करण भैया ने उस कप्तान को भी पकड़ लिया। श्रेया बोली, लेकिन तुम्हारे आरव भैया की चोट तो ठीक ही नहीं हुई थी ना, फिर भी उसने लड़ाई की? अतुल बोला, हाँ, उसकी चोटें उस समय भी खुल गई थी और बहुत खून बह गया था, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की और वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। रागिनी बोली, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे भी एक लड़के ने परेशान करके रखा है, चश्मा पहनता है और उसके मूछें भी हैं। अतुल और श्रेया साथ में बोले, करण? ये सुनकर रागिनी गुस्से से बोली, मुझे उससे अभी इसी वक्त मिलना है। अतुल बोला, ठीक है फिर चलिए हम मिलवा देते हैं। रागिनी बोली, ठीक है चलो। तभी पीछे से श्रेया बोली, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे आरव से बात करनी है, उस करण की वजह से उनसे मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई। अतुल बोला, ठीक है फिर सब चलते हैं। फिर तीनों आरव के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। तो क्या होगा आगे जब ये सब आमने सामने आएंगे और आरव श्रेया को कैसे जानता है? क्या वो दोनों पहले कभी मिले हैं? और अब रागिनी करण का क्या हाल करेगी? क्या आरव करण को रागिनी से बचा पाएगा? क्या मोड़ लेगी इनकी एक खट्टी मीठी नोकझोंक? जानने के लिए सुनते रहिए। खटखटाने की आवाज सुनकर करण बोला, मैं देखता हूं। जैसे रागिनी ने दरवाजे पर मुक्का मारा, करण की आवाज गूंज पड़ी, अरे मार डाला रे, बहुत डोदो, अबे अंधे हो क्या? वो कुछ आगे बोलता, उसकी आवाज दब गई। रागिनी ने उसे धक्का लगाकर दीवार से चिपका दिया और बोली, अगर एक भी आवाज निकाली ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया था। ये सुनकर करण धीरे से बोला, बस, अरे किसी तो किया था, उसमें भी मेरी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी गलती थी। रागिनी चिढ़े हुए बोली,
तुम अपनी जुबान पर लगाम तो समझे। रागिनी की बातों को सुनकर करण बोला, तुमने मुझ पर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने की जुर्रत की है और इस जुर्म में मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा, समझी। ये कहकर करण ने रागिनी को अपने आप से अलग किया और आरव के पास जाकर बैठ गया। रागिनी उसे घूर कर देख रही थी, जैसे कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी। उन दोनों के झगड़े के बाद श्रेया ने आरव से कहा, मैं इनकी वजह से इस वक्त आपसे बात नहीं कर पाई थी, इसलिए दोबारा आई हूं। आरव बोला, आप ही कोई गलती नहीं थी, तो आप बार बार मुझसे माफी मांगने क्यों आ रही हैं? श्रेया बोली, वो उस वक्त मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई थी, लेकिन आपके दोस्त ने तो मेरी बातों को सुने बगैर ही मुझे आपके कमरे से बाहर निकाल दिया था। श्रेया की बातों को सुनकर करण इधर उधर देखने लगा। वहीं श्रेया की नजरें रागिनी के ऊपर गई, जो इस वक्त काफी भड़की हुई दिखाई दे रही थी। उसने कहा, रागिनी, तुम्हारे और करण के बीच में आखिर हुआ क्या था कि तुम करण को इस तरह मारने पीटने लगी? ये सुनकर रागिनी बोली, इसने मुझे। ये कहकर वो चुप हो गई। इसने तुम्हें क्या? रागिनी को ऐसे बीच में रुकते देखकर श्रेया बोली। करण बोला, अरे बोल दो जो भी कहना है, इतना शर्मा क्यों रही हो? बस छोटी सी तो बात है। आरव भाई, मैं बताता हूँ कि आखिर में हुआ क्या था। करण को सब कुछ बताते देखकर रागिनी करण के पास जाकर उसे उंगली दिखाकर बोली, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। रागिनी को धमकी देता देखकर करण हंसते हुए बोला, मैं तो बताऊंगा। रागिनी बोली, क्या बताओगे? हाँ, क्या बताओगे? हिम्मत है तो बताकर दिखाओ। ये कहकर रागिनी उसके इतने करीब आ गई कि करण के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, बस तुम मुझसे दूर रहो, ऐसे चिपकू गम की तरह चिपको मत, समझी। रागिनी बोली, तुम्हें तो बकबक करने की आदत है ना, जहां देखो वहीं पर शुरू हो जाते हो। तो अभी क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गुल। उन दोनों की नोक-झोंक देखकर तीनों हंसने लगे। तभी अचानक करण ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये देखकर सभी लोग भौचक्के होकर उन्हें देखने लगे। अतुल ने तुरंत अपनी आंखें बंद करके कहा, अरे भैया, थोड़ी तो शर्म करो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ये सुनकर करण रागिनी को छोड़ते हुए बोला, आरव भाई, उस दिन ऐसे ही हुआ था, बस हम दोनों अनजाने में एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, जिसकी वजह से हमारे बीच किस हो गई थी। मैं यही बात बताना चाहता था, लेकिन ये लड़की मुझे बताने नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे लाइव करके दिखाना पड़ा। वहीं करण के अचानक किस करने से रागिनी शर्म से मुंह छुपाने लगी। करण ने उसे सबके सामने किस कर लिया था। उस दिन तो एक्सीडेंटली दोनों के बीच किस हो गया था, लेकिन आज करण ने तो सरेआम उसे किस कर दिया था। वहीं रागिनी को शर्माता देख श्रेया और आरव एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। आरव की मुस्कान देखकर श्रेया उसी में खो गई। जब रागिनी की नजर श्रेया को देखने लगी तो वो भी हैरान होकर उसे आंखें फाड़े देखने लगी, क्योंकि जो लड़की कभी किसी लड़के के साथ बात तक नहीं करती थी और अगर कोई उससे बात करने की भी कोशिश करे तो वो उसे डांट कर भगा देती, लेकिन आज क्या हुआ था इसे? इस लड़के में कुछ तो खास है, क्योंकि जो राजकुमारी किसी की ऊंची आवाज सुनकर उसे बदतर सजा देती थी, आज उसी राजकुमारी को ना जाने क्या हो गया है। जब करण ने भी श्रेया की ओर देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि राजकुमारी आरव के प्यार में पड़ गई है। वहीं अतुल तो कब का ही वहां से खिसक लिया था। रागिनी करण का हाथ पकड़कर उसे भी वहां से लेकर चली गई। करण भी चाहता था कि आरव को भी एक जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए, ताकि अगर वो कभी किसी मिशन पर जाए तो उसे याद रहे कि उसका भी कोई है जो उसके प्यार के भरोसे जिंदा है। उधर नीचे हॉल में बैठकर सभी लड़कियां अपने प्रेमी का नाम अपने अपने हाथों में मेहंदी से लिख रही थी। अर्पिता ने वरुण का नाम बड़े ही प्यार से लिखा था और उसके पास जाकर उसे दिखाते हुए बोली, हम दोनों का नाम इस मेहंदी की तरह हमेशा ही जुड़ा रहेगा। जब वरुण ने अपना नाम अर्पिता के हाथों में देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम अपने साथ जोड़ने की? मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। इसे अभी कभी मिटाओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ काट कर फेंक दूंगा, समझी। ये कहकर वरुण ने उसकी मेहंदी बिगाड़ दी। ये देखकर अर्पिता के आंखों में आंसू छलक उठे और वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। अगले दिन की सुबह आदित्य और अतुल को कपूर मेंशन में कुछ काम से भेज रहे थे। तभी वरुण को देखकर शालिनी जी बोली, बेटा, इन लोगों के साथ तुम भी चले जाओ, अर्जुन के ससुराल वालों ने कुछ काम से बुलाया है। तभी उन्होंने देखा कि अर्पिता उन्हीं की तरफ आ रही थी, तो उन्होंने उसे भी उन तीनों के साथ भेज दिया। आदित्य और अतुल गाड़ी के पिछले सीट पर जाकर बैठ गए और अर्पिता चुपचाप जाकर सामने की ओर बैठ गई। वरुण भी ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया।
और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर आदित्य ने म्यूजिक ऑन करने के लिए कहा तो अरिजीत सिंह का गाना बजने लगा। ये सुनकर अर्पिता की नजरें वरुण की ओर चली गई, लेकिन वरुण ने गाना बदल दिया। उस गाने को सुनकर अर्पिता ने दोबारा गाना बदल दिया और इस बार बजने लगा तो वरुण ने दोबारा गाना चेंज कर दिया और गाना बजने लगा। पर कुछ सोचकर वरुण ने ये गाना चेंज नहीं किया और वो गाना बजाते ही चला गया। इन गाने की कुछ पंक्तियों के बीच में अर्पिता वरुण को अपनी झुकी नजरों के साथ देख रही थी। अचानक गड्ढे आ जाने की वजह से वरुण ने ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से अर्पिता का सर सामने की ओर जाकर टकरा गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। ये देखकर वरुण घबरा गया और गाड़ी साइड में लगाकर उसे देखने लगा, पर अर्पिता को गुस्सा आ गया। वो समझ रही थी कि उसके घूरने की वजह से उसने जानबूझकर ब्रेक मारा। वरुण बोला, मुझे देखने दो, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। ये सुनकर अर्पिता झुंझलाकर बोली, तुम होते कौन हो मुझे हाथ लगाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? जब वरुण ने सुना तो उसने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गया। आदित्य ने तुरंत गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अर्पिता को बैंडेज लगा दिया और कहा, अरे संभल कर बैठना चाहिए था ना। अर्पिता अपना सारा गुस्सा आदित्य के ऊपर निकालते हुए बोली, तुम ये भी तो देखो कि तुमने गाड़ी चलाने के लिए किसे दिया है? गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है और आ जाते हैं गाड़ी चलाने। अर्पिता की बातों को सुनकर वरुण कुछ नहीं बोला और गाड़ी के दरवाजे को खोलकर पीछे बैठ गया। ये देखकर आदित्य बोला, भाई नाराज मत हो, गलती हो जाती है। आप आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाइए और गाड़ी चलाइए, हम लेट हो रहे हैं। तभी अर्पिता बोली, अगर ये गाड़ी चलाएगा तो मैं उतर जाऊंगी। ये सुनकर आदित्य बोला, ठीक है, किसी को उतरने की जरूरत नहीं है, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी कपूर मेंशन की ओर दौड़ा दी। जब वो लोग कपूर मेंशन पहुंचे तो वो सभी अंदर चले गए, लेकिन वरुण वहीं पर खड़ा रहा। आधे घंटे बाद वो सभी बाहर आए और सिंह ओबरॉय मेंशन की ओर चले गए। जब पूर्वी जी ने देखा कि उनकी बेटी की सिर पर चोट लगी है, ये देखकर वो बोली, बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अर्पिता ने वरुण की ओर घूर कर देखा और बोली, किसी को गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है माँ, और ऐसे लोगों को तो गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए, वरना गाड़ी बिगाड़ कर रख देंगे। ये कहकर अर्पिता अपने कमरे में चली गई। पूर्वी जी वरुण की ओर देखकर बोली, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अर्पिता के माथे पर चोट लग गई? पूर्वी जी के गुस्से को देखकर वरुण अपना सिर झुकाकर बोला, दरअसल आंटी, मैंने उन्हें सीट बेल्ट लगाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और जब हम लोग मेन हाईवे में पहुंचे तो एक गड्ढे की वजह से उनका सिर सामने की तरफ लग गया। वरुण की बातों को सुनकर पूर्वी जी उसे फटकार लगाते हुए बोली, तुम गाड़ी धीरे से भी तो चला सकते थे, इतनी तेज रफ्तार में चलाने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुमको बताती। 2 कौड़ी की औकात नहीं है, आ जाते अमीरों के घर पर गाड़ी चलाने के लिए। जब वरुण ने भी वही ताना अर्पिता की माँ के मुंह से सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो चाहता तो उसी वक्त वहां से निकल कर चला जाता, लेकिन वो यहाँ एक मिशन पर आया था, इसलिए किसी के ताने सुनकर मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता था। अब ये सिर्फ मिशन की बात नहीं थी, उसका पूरा परिवार इस वक्त उनके घर में रह रहा था। ऐसे में उनका गुस्सा होना जायज हो सकता है, इसलिए वरुण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूर्वी जी की डांट सुनकर वहां से चला गया। जब करण ने अपने भाई की शक्ल उतरी हुई देखी तो उसने पूछा, क्या बात है वरुण, तुम्हारी शक्ल इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? अपने भाई की बातों को सुनकर वरुण ने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी और अर्पिता की हरकतों के बारे में भी। वरुण की बातों को सुनकर करण बोला, ये बात माँ बाबूजी को पता नहीं लगनी चाहिए। वरुण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से चला गया। वरुण सोच रहा था, अगर वो अभी सीक्रेट मिशन में नहीं होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे बात भी करे। फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। करण ने आरव को जाकर सारी घटनाएं बता दी, जिसे सुनने के बाद आरव सोच में पड़ गया कि अर्पिता ने ऐसा क्यों किया। वरुण ने उसे ठुकरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका मजाक उड़ाए। आरव बोला, तुम चिंता मत करो भाई, जिस दिन उन्हें सच का पता चलेगा उनकी बोलती बंद हो जाएगी। चलो, आज संगीत का प्रोग्राम है, मैं डांस तो नहीं कर सकता लेकिन फ्लूट तो बजा ही सकता हूँ। वैसे वरुण भी तो गिटार बजाता है ना? करण बोला, हाँ। आरव बोला, ठीक है, बुला उसे। जब वरुण अंदर आया तो उसकी शक्ल देखकर आरव बोला, जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल आते हैं मेरे भाई, जब अमीरी गरीबी से हमें टकराना पड़ता है। वरुण बोला, अगर उसने मेरी बेइज्जती की होती तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ की परवरिश और हमारे कम अमीर होने का मजाक उड़ाया। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मैंने बस उसके प्रपोजल को ठुकराया, इसलिए उसने मुझे ये सब कहा। ये कहते कहते उसकी आवाज रुंध गई। आरव बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया था, लेकिन तुम तो रोने लगे। चलो
अब चुप हो जाओ, आज हम सबको दिखा देंगे कि तुम हो कौन, ठीक है? पर कैसे? वरुण रुंधी हुई आवाज में बोला। आरव बोला, आज संगीत का प्रोग्राम है, दोनों परिवार एक साथ होंगे तो हम उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर उनकी बोलती बंद कर देंगे। आरव की बातों को सुनकर वरुण के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान खिली और वो अपनी आंखों में छल के आंसू को पोंछने लगा। तो कैसी होगी संगीत की शाम? क्या वरुण अपने परफॉर्मेंस से उनकी सबकी बोलती बंद कर पाएगा? और क्या होगा जब इन सब के बारे में करण के माता पिता को पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सभी लोग संगीत प्रोग्राम के लिए गार्डन में जमा हुए थे। चारों तरफ सोफे और गद्दे बिछ गए थे और सामने एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था। वहीं लाइटनिंग और डीजे वाले भी रेडी थे इस संगीत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तभी अचानक लाइट डिम हो गई और स्टेज की ओर से एक आवाज सुनाई पड़ी। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के संगीत कार्यक्रम में। आज के संगीत कार्यक्रम को मैं अतुल सिंह ओबरॉय होस्ट करने जा रहा हूं और मेरे साथ देने के लिए आ रहे हैं मेरे दोस्त वरुण राय। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। फिर अतुल बोला, हर संगीत की तरह हम भी इस संगीत कार्यक्रम को एक अनोखे मोड़ पर ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक शर्त के बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ पर दोनों परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए हमने दोनों परिवारों की एक एक टीम बनाई है। जो टीम हार जाएगी उन्हें जीतने वाली टीम की चुने गए गानों पर ठुमका लगाना होगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और सीटी बजाने लगे। तो वरुण बोला, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमारे दादाजी को। दादाजी प्लीज स्टेज पर आइए और इस संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अतुल की बात सुनकर सभी ताली बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दादाजी स्टेज पर चढ़ गए और अपने हाथों में माइक लेकर बोले, हमारे खानदान की इस नई पीढ़ी की ये पहली शादी है, इसलिए इस मौके पर मैं एक गाना गाना चाहूंगा और इस संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। और फिर दादाजी ने गाना गाना शुरू कर दिया। गाने की ताल के साथ सभी ताल मिलाते हुए ताली बजाने लगे। वहीं दादाजी का गाना सुनकर सभी लोग हैरान रह गए कि इस उम्र में भी वो एक अच्छे सिंगर की तरह गाना गा रहे थे। और इसी के साथ दादाजी का गाना खत्म हुआ तो सभी लोग ताली बजाने लगे। दादाजी के स्टेज से जाने के बाद अतुल बोला, तो ओबरॉय परिवार को मिलता है 1 पॉइंट। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और अब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं हमारे बड़े भैया अर्जुन के होने वाले ससुर जी। ये सुनकर सभी लोग अधिराज जी की ओर देखने लगे। अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे जरूर जरूर। और ये कहते हुए अधिराज जी स्टेज पर जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं तो भाई गाना नहीं गा सकता। तभी नीचे से आवाज आई, आपको गाना गाना ही होगा वरना हम हार जाएंगे। अधिराज जी उन्हें शांत करते हुए बोले, अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं गाना नहीं गाने वाला बल्कि डांस करने वाला हूँ। अधिराज जी की बातों को सुनकर सभी लोग सीटी बजाने लगे। तभी स्टेज पर राजेश खन्ना का गाना बजने लगा। ये गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगे और पूर्णिमा जी की ओर देखकर इशारा करने लगे कि आप भी स्टेज पर जाएं। लेकिन उनका तो शर्म से बुरा हाल था। लेकिन फिर सभी के कहने पर वो भी स्टेज पर चली गई और अधिराज जी के साथ डांस करने लगी। सभी ने ताली बजाते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा डांस किया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि कपूर साहब इतना बढ़िया डांस करते हैं और साथ में मिसेस कपूर भी इतना बढ़िया डांस करती हैं। ये कहकर सभी लोग उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर अतुल ने कहा, अब आ रहे हैं हमारे चाचा और चाची जी। आनंद जी शालिनी जी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गए और गाना बजाने लगे और दोनों का डांस देखकर सभी लोग मन ही मन मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। फिर लड़कों की बारी आई तो उन्होंने जमकर डांस किया और लड़कियों ने भी मस्त ठुमके लगाए। दोनों ही तरफ बराबर की टक्कर छिड़ चुकी थी। तभी अर्पिता खड़ी होकर सभी की ओर देखकर बोली, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे डांस में हरा कर दिखाए, तब मैं मान पाऊंगी कि मुझसे बड़ा डांसर कोई नहीं है किसी में हिम्मत? अर्पिता की बात को सुनकर सभी शांत ही रहे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अर्पिता क्लासिकल डांसर थी और कई बार बहुत से कंपटीशन में विजेता भी बन चुकी थी। तभी स्टेज की ओर से आवाज आई, मैडम, किसी को अपने आप पर इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए कि उस घमंड के टूटने पर उसे मुंह के बल गिरना पड़े। ये सुनकर अर्पिता स्टेज की ओर देखने लगी जहां पर वरुण खड़ा हुआ था। तो उसे देखकर अर्पिता बोली, अगर इतनी हिम्मत है तो कर लो मुकाबला, देखते हैं किसका घमंड चकनाचूर होता है और कौन मुंह के बल नीचे गिरता है। फिर वरुण और अर्पिता एक दूसरे के आमने सामने स्टेज पर खड़े हो गए थे। तो अर्पिता वरुण को बोली,
तुम मुझसे पंगा मत लो, मैं डांस में चैंपियन रह चुकी हूँ, मुझसे मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वरुण उसे जवाब देते हुए बोला, अरे मैडम जी, कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता है। उसकी बात सुनकर अर्पिता बोली, ठीक है फिर, लगी शर्त? शर्त? कैसी शर्त? वरुण ने उसकी ओर देखकर कहा। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं जीती तो मैं तुम्हें जो बोलूंगी वो तुम्हें करना होगा, अगर तुम जीते तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। चैलेंज मंजूर है या फिर डर गए? वरुण उसकी शर्त सुनकर बोला, मैडम, मैंने कभी हार नहीं मानी और ना ही अब मानूंगा। चैलेंज मंजूर है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने वेश में तैयार खड़े थे। वरुण एक हिप हॉप स्टार की तरह ड्रेस पहन कर आया था, वहीं अर्पिता भारतीय सांस्कृतिक डांसर की तरह तैयार होकर आई थी। उसके चलने से पैर में पहने हुए घुंघरू बज उठे। अतुल ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, इस संगीत कार्यक्रम में अब एक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है मेरा दोस्त वरुण राय और दूसरी तरफ अर्पिता सिंह ओबरॉय, जो कि एक दूसरे से आज भिड़ने वाले हैं। तो मैं आप दोनों को नियम बता देता हूँ, क्लासिकल डांस और हिप हॉप दोनों ही मिक्स रहेंगे। जब जब क्लासिकल गाना बजेगा तब तब अर्पिता दी आपको डांस करना है, और जब जब हिप हॉप गाना बजेगा वरुण भाई आपको डांस करना है। अतुल की बातों को सुनकर दोनों ने अपना सिर हिलाया और फिर गाना बजने लगा। क्लासिकल गाने से शुरुआत हुई तो अर्पिता ने अपना सांस्कृतिक जलवा दिखाया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी दूसरा गाना बजने लगा तो वरुण ने माइकल जैक्सन की तरह ऐसे ऐसे स्टेप्स किए जिन्हें देखकर सभी दंग रह गए। करण भी अपने इस भाई के अवतार को देखकर दंग रह गया। उसे पता था कि वरुण अच्छा डांस कर लेता है, लेकिन इतना अच्छा उसे आज ही ये मालूम पड़ा। तभी अचानक म्यूजिक फास्ट हो गया और क्लासिकल और हिप हॉप मिक्स बजने लगा। गाने की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि नाचते नाचते अर्पिता के घुंघरू टूट कर गिर गए और वो भी गिर गई। लेकिन वरुण, जो अपने डांस में इतना खो गया था कि सभी उसे देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ तालियां बजने लगी और म्यूजिक बंद होने के साथ वरुण भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सभी लोग खड़े होकर उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगे। अतुल फिर स्टेज पर माइक लेकर आया और खुशी से बोला, तो इस महामुकाबले के विजेता हैं जिन्होंने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अर्पिता को पछाड़ दिया, वो है मिस्टर वरुण राय। ये सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। फिर वरुण अर्पिता के पास जाकर बोला, मैंने कहा था ना कि कभी भी किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए। जो जितना घमंड दिखाता है उतना ही नीचे गिरता है और उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। ये कहकर वरुण एक डेविल स्माइल के साथ स्टेज से नीचे उतर जाता है और सभी लोग उसके पास आकर उसके डांस की तारीफ करने लगे। अतुल अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोला, अभी इस कार्यक्रम का अंत नहीं हुआ है, तो कृपया करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि अब एक शानदार परफॉर्मेंस होने जा रहा है जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगा और हमारे संगीत कार्यक्रम का आखिरी परफॉर्मेंस होगा। ये सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तभी स्टेज पर अंधेरा छा गया। सभी लोग सोच रहे थे कि किसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर एक बांसुरी और एक सुरीली आवाज चारों तरफ फैल गई और सभी लोग स्तब्ध होकर स्टेज की ओर देखने लगे। धीरे धीरे वहां पर रोशनी दिखाई देने लगी तो वहां पर आरफ को बांसुरी बजाते हुए देखकर सभी हैरान रह गए। लेकिन जब बांसुरी की सुरीली आवाज बंद हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए स्टेज पर एक ड्रम की आवाज आई और सन्नाटा भंग हो गया। ड्रम पर ताल दे रहा था करण। ड्रम की आवाज खत्म हुई तो गिटार की धुन सुनाई देने लगी, जहां पर वरुण गिटार बजा रहा था। इन तीनों के संगम को देखकर और इनके अनोखे परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग दंग रह गए और खुशी से तालियां बजाने लगे। जब संगीत की धुन खत्म हुई तो आरव ने कहा, मैं आज किसी स्पेशल इंसान के लिए गाना गाना चाहता हूँ। ये बोलते ही वो बांसुरी को छोड़कर गिटार बजाने लगा। जब शालिनी जी ने इस गाने को सुना तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जब गाना खत्म हो गया तो वो अपने आप को रोक न सकी और दौड़कर जाकर आरव को गले लगा लिया। जब आरव ने अपनी माँ को इस कदर रोते हुए देखा तो उसे समझने में देर लगी कि जब वो यहाँ मौजूद नहीं था तो उसकी माँ पर क्या बीती होगी। पर आज उसे पता चला कि एक माँ अपने बेटे को किस कदर प्यार करती है और उसके पास ना होने पर माँ की रातों की नींद उड़ जाती है। आज दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर सभी लोग भावुक हो गए। सभी लोग डिनर के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। सभी लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन दोनों परिवारों में एक अनोखा संबंध बनने वाला था, जिसका वो सभी सालों से इंतजार कर रहे थे। तो आनंद जी बोले, अरे समधी जी, हमने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है और आज वो दिन आ गया है। शादी के बाद आप सभी हमारे घर पर आना और मना मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का आना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं
जब एक बेटी अपने घर से विदा होकर अपने पिता के घर आती है तो उनके साथ नए रिश्तों को जन्म देने में उसे थोड़ी सी कठिनाई उठानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी अब आपकी नहीं, हमारी भी बहू कम बेटी ज्यादा रहेगी। ये सुनकर अधिराज जी बोले, जरूर जरूर समधी जी, हमें पता है। जब हमारी पत्नी पूर्णिमा ने हमारे घर में नई दुल्हन बनकर हमारी चौखट पर कदम रखा था तो उन्हें परिवार वालों से बात करने में हिचक महसूस होती थी। वो हमेशा सर झुकाकर सबकी बातें मान लेती थी क्योंकि उसे बातें करने में घबराहट होती थी। लेकिन आपने बात कहकर मुझे आश्वस्त कर दिया कि हमारी बेटी आपके घर की बहू नहीं बल्कि बेटी होगी। हमें खुशी है कि हमारी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहां पर उसे प्यार करने वाले सास ससुर, देवर और साथ ही साथ अच्छे चाचा ससुर भी मिलेंगे। हमारी बेटी सौभाग्यशाली है जिसे इतने अच्छे परिवार वाले मिल रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हर बेटी को ऐसा ही परिवार मिले जहां पर उसे बहू नहीं बल्कि बेटी समझा जाए। अधिराज जी की बातों को सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। तभी आदित्य बोला, आप लोग खाना खाने बैठे हैं कि पंचायत करने? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके आप सभी खाने पर ध्यान दें, वरना कहीं खाने पर मक्खी बैठ गई तो मैं अपना खाना आप लोगों के साथ नहीं बांटने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन शालिनी जी उसे घूर कर देखने लगी तो वो अपना सर नीचे करके खाना खाने लगा। फिर श्रेया आरव को देखते हुए बोली, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाने के साथ साथ गाना भी गा लेते हैं। तो आरव बोला, जब मैं स्कूल में था उस समय मैंने ये सब सीखा था अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में हमारा एक ग्रुप था और हर स्कूल प्रोग्राम में हमारा परफॉर्मेंस देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। तो श्रेया मन ही मन में बोली, एक दिन मैं इस मुस्कुराहट को अपने जीने का सहारा बना लूंगी। श्रेया को यूं खोए हुए देखकर आरव बोला, अब मुझे यूं ही घूरती रहेंगी या फिर खाना भी खाएंगी? ये सुनकर श्रेया इधर उधर देखने लगी। क्या वरुण और अर्पिता की दूरी और बढ़ जाएगी? क्या श्रेया और आरव एक हो पाएंगे? क्या श्रेया और आरव एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करेंगे? क्या होने वाला है कल शादी में? जानने के लिए सुनते रहिए